जय हिंद एस्पिरेंट्स। आज मैं आपको कैसे मैंने 2023 का पेपर एग्जैक्ट टाइम पे एग्जाम टाइम में मैंने कैसे सॉल्व किया था और उस टाइम किस मेंटल स्टेट में और किन सोर्सेज को मैंने रेफर किया था और किन बेसिक बुक्स के कारण मेरे इस साल आंसर की में 110 प्लस का स्कोर आ रहा है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इससे हम ये भी जान पाएंगे क्वेश्चन किस सोर्स से मैक्सिमम आ जाते हैं। तो एक टाइप से सोर्स जानने के लिए वीडियो, और कैसे सिर्फ बेसिक रिसोर्सेज, कोई कोचिंग नहीं, कोई एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं किसी का, सिर्फ बेसिक रिसोर्सेज से कैसे हम 2023 का प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले मैं बताऊं कि इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव क्या था। एक्चुअली मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ और अभी अभी मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन भी चल रही है, तो वैसे मेरे को टाइम नहीं था। पर मेरे एक जूनियर ने कहा था कि वो प्री के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने पीडीएफ बनाई थी कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आता है। तो इसलिए अब मेरे को लगा कि अब की बार थोड़ा सा वो हो गया था कि क्वेश्चन शायद अनप्रेडिक्टेबल आ रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं कि कैसे बेसिक बुक से अभी भी जो 40 to 50% पेपर है वो अभी भी बेसिक बुक से आ रहे हैं। हाँ, पेपर डिफिकल्ट हो गया पहले से, पर कैसे सिर्फ बेसिक बुक से हम उस पेपर में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरे बारे में बताऊं तो ना मैं आईआईटी से हूं ना एमबीबीएस से हूं। मेरी ग्रेजुएशन सिंपल मैंने बीए की है। इसके अलावा मेरी जो शुरुआत की स्कूलिंग है वो गवर्नमेंट स्कूल में हुई है, और मैं ऐसे ही मेरे जो रूट्स हैं वो विलेज से हैं। और जो अब ये मेरा इस साल का सेकंड अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया था जब मैं ग्रेजुएशन से जस्ट बाद, विदाउट ड्रॉप ईयर। और ये मेरी मार्कशीट है, आप देख सकते हैं। जब 2022 प्री में मेरे 107 मार्क्स थे, उस टाइम कट ऑफ 87 के अराउंड थी, तो एक सेफ मार्जिन था सी सेट और इसमें भी। और ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सिर्फ बेसिक बुक से आप कोचिंग टेस्ट के मॉक्स में भी अच्छा कर सकते हो। जैसे विजन अभ्यास की है, इसमें मेरी फर्स्ट रैंक थी, इसमें मेरी फोर्थ रैंक थी। ये 2023 का अभ्यास है, ये 2022 का अभ्यास है। और जरूरी नहीं है कि ये टेस्ट आपके उसका मेजर हो, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ बेसिक बुक से आप कोचिंग वगैरह किसी भी टेस्ट हो, कोई भी हो, सिर्फ यूपीएससी हो या फिर कोई स्टेट सिविल सर्विसेज का हो, उसमें कैसे सिर्फ बेसिक बुक से कवर कर सकते हैं। और ये मैं आपको बताऊं कि थोड़ी सी इस पेपर के बाद काफी एनालिटिक्स आ रही थी, काफी डिफिकल्ट है, अनयूजुअल है, बिल्कुल है। और हर साल डिफिकल्ट पेपर आता है। 2022 का भी डिफिकल्ट था, 2023 का भी डिफिकल्ट और अनयूजुअल था, और 2024 का भी होगा। कुछ लोगों को लगता है कि 100 में से 100 क्वेश्चन है ट्रिक से सॉल्व हो रहे हैं, इतना भी इजी नहीं था। और बेसिक बुक्स का ज्यादा रोल था। ये भी है कि एलिमिनेशन एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेशन अभी भी काम करता है, वो हर एग्जाम में काम करता है एलिमिनेशन। और एलिमिनेट हो गया एक मिडिल पाथ सा फॉलो करता है। कुछ क्वेश्चन इससे जरूर हेल्प होते हैं, सारे इससे हेल्प नहीं होती। सबसे पहले होती है हमारी नॉलेज, नॉलेज के बाद हमारे पास होती है जो ट्रिक्स हैं। तो फर्स्ट हमारी जो प्रेफरेंस होती है वो हमेशा नॉलेज होती है। तो एलिमिनेशन कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं हो गया। हम आगे देखेंगे कैसे कुछ क्वेश्चन हम सिर्फ पीवाईक्यू की ट्रिक से सॉल्व कर सकते थे। ये एलिमिनेशन वो वाला एलिमिनेट हुआ है जो एविडेंस बेस्ड नहीं था। जो पीवाईक्यू का बेस्ड एलिमिनेशन था वो अभी भी चलता है। और आप किसी भी टॉपर को देखोगे तो जिसका 2023 प्री हुआ है, उन्होंने भी कुछ क्वेश्चंस में, काफी क्वेश्चंस में एलिमिनेशन ट्रिक लगाई है। फिर मैं आपको बताऊं बेसिक जैसे अप्रोच को कैसे मैंने प्री एग्जाम को अप्रोच किया था। फाइनाइट रिसोर्सेज जो बुकलिस्ट थी नॉर्मल, आर एस शर्मा एंशियंट हिस्ट्री के लिए, आगे देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। और मैं आपको ये बताऊं कि जैसे मैंने ये फाइल बनाई है, इसके लिए मैंने कोई कंट्रोल+F का यूज नहीं किया। जो मेरे बेसिक नोट्स हैं एग्जैक्ट विद पेज नंबर मैं आपको दिखाऊंगा किस पेज नंबर से कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। पीवाईक्यू, कैसे पीवाईक्यू से क्वेश्चन आए। सिर्फ एक करंट अफेयर्स की मैगजीन आपको करनी है, कोई सी भी कोचिंग की। डेली करंट अफेयर्स की करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसका जो रेशियो है वो 10% से भी कम आता है एग्जैक्ट टाइम में। बाकी स्टेटिक से कवर हो जाएगा। और ये भी मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि करंट का काफी कम प्रपोर्शन होता है। और स्मार्ट वर्क जो ट्रिक्स हैं वो आपको पीवाईक्यू के बेस पे बनानी है, पीवाईक्यू पे, और वो खुद की होनी चाहिए, आपकी जो खुद की। ये ट्रिक्स कह लो या इंस्टिंक्ट्स कह लो, इनको इंस्टिंक्ट्स भी कह सकते हैं, जो प्रैक्टिस के साथ आती है। आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने होंगे, आप चाहते हो तो मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने दोनों प्रैक्टिस किए थे, पीवाईक्यू भी और इंस्टिंक्ट और कोचिंग के मॉक टेस्ट भी। इससे ट्रिक्स मैंने पहले बना ली थी कि मैं किन किन वर्ड्स पे मेरे को लगता है कि प्रोबेबिलिटी होगी। और ट्रिक्स का मतलब है जिन क्वेश्चन में 50 to 70% तक प्रोबेबिलिटी हो, कि अगर मैं इनको यूज करूंगा तो 50 to 70% चांस है ये ठीक होंगे। अब देखते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से कैसे ठीक होता है। ये ट्रिक्स का पेज है, इसके बाद हम बाद में भी आएंगे कैसे ये काम करती हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, फर्स्ट क्वेश्चन था ये किसी भी बेसिक बुक्स में कवर नहीं और काफी हार्ड क्वेश्चन था ये, तो इस पे तो ज्यादा बात नहीं करें। सेकंड क्वेश्चन हमारा कंसेप्ट ऑफ स्टूपा इस बुद्धिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें बुद्धिस्ट इन ओरिजिन,
अब ये देखो, ये मेरा एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर है जो मैंने इस साल प्रीम दिया था। इसमें आप देखो ब्लैक पेन से काफी मार्किंग भी कर रखी है। ये एग्जैक्ट पेपर टाइम में जो मार्किंग की थी वही है, ताकि मैं आपको एग्जैक्ट दिखा सकूं कि उस टाइम हमारा जो मेंटल स्टेटस है वो कैसे होता है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन मैंने देखा, कंसेप्ट ऑफ स्टूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन। ये मैंने गलत कर दिया। आप ये देखो, ये मार्किंग है, गलत कर दिया, क्योंकि अगर आप किसी भी पीवाईक्यू और वैसे भी आर एस शर्मा से पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि जो भी हमारे आर्किटेक्चरल फीचर्स हैं वो एक दूसरे से बोरो किए हुए हैं। जैसे स्वास्तिका जो है, स्वास्तिका ओरिजिनली आर्यनिक नहीं है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से लिया हुआ है। तो ऐसे जब भी कोई चीज डायरेक्ट आ जाए कि स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन, ये स्टेटमेंट गलत होती है, क्योंकि डायरेक्टली कोई भी चीज अभी तक बहुत काफी कम चीज है जो इंडिजिनस है। तो इसलिए मैंने ये स्टेटमेंट काट दी थी। फिर आ गया, स्तूपा इज जनरली रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स। रेलिक्स होते हैं जो उनके एंशियंट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सिंपल स्टेटमेंट है ये, ठीक है, नॉर्मल नॉलेज बेस्ड है। स्तूपा वाज अ वोटिव एंड कॉमेमोरेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। अब ये भी बहुत जनरल स्टेटमेंट है, कॉमेमोरेटिव है, किसी को याद करने के लिए बनाया गया था। तो ये भी है कि बुद्धा के जो रेलिक्स थे, जो उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट्स थे, उनके ऊपर वर्शिप करने के लिए बनाया गया। तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। और ये इसलिए ठीक नहीं होती क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा गलत होता है, क्योंकि जिस चीज से कोई ओरिजिन होता है वो मोस्टली स्टेटमेंट गलत होती है। तो इसलिए ओनली 2। फिर थर्ड है, कोरकई, पंपुहार और मचूरी। ये बेसिक बुक से था। ये क्या है तो आप देखोगे तो जैसे मैंने एक बुक रेफर की थी श्वेता सुमन मैम की, मैंने इनकी टॉपर वीडियो देखी थी, इन्होंने ये बुक रिकमेंड की थी। इसमें मैंने देखा था कि कावेरी पट्टनम पूहर के बारे में बात की गई है, तो एक सिटी थी। इसके अलावा आर एस शर्मा, जो मैंने ये जो मेरे नोट्स हैं, ये मैंने ऑफलाइन नोट्स बनाए थे, मैंने बनाए थे एंशियंट हिस्ट्री के आर एस शर्मा से। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे नोट्स में कुछ खास बात है, मैंने नोट्स आर एस शर्मा से बनाए थे। तो उसी में उसी उसी से क्वेश्चन आए। मेरे नोट्स ऐसे कोई खास बात नहीं है, मैं आपको कहूँ, मैंने तो इससे बनाए थे, उसी से क्वेश्चन आए। जैसे ये देखो, पोर्ट कोरकई, आप ये देखोगे मुजीरिस यहाँ लिखा हुआ है। तो ऐसे ये आर एस शर्मा में मेंशन है पोर्ट्स के नाम, यहाँ देखो पोर्ट्स। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से सॉल्व हो रहा है आर एस शर्मा से। फिर आ जाता है ये वाता किरुताल। ये भी बहुत हार्ड क्वेश्चन है। इसमें आप ऑप्शन कटिंग वगैरह से यूज कर सकते हो कि कैसे इररिलेवेंट ऑप्शंस को हम हटा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है देखो, किंग्स एम्प्लॉइंग वुमेन बॉडीगार्ड्स। ये इररिलेवेंट है कि मतलब ऐसे अलग किंग का नाम नहीं देंगे कि भाई उस किंग को अलग कहेंगे कि जो वुमेन बॉडीगार्ड रखता है, और उस किंग का नाम अलग है जो मेल बॉडीगार्ड रखता है। थोड़ा सा सूट नहीं कर रहा है। फिर थर्ड है लर्नड पर्सन असेंबली। ये इसके लिए संगम, संगम वर्ड ज्यादा ठीक है, जो संगम असेंबली है वो इसकी ठीक डेफिनेशन है। थर्ड, ये थोड़ा सा इररिलेवेंट सा ऑप्शन है कि भाई एग्रीकल्चर फील्ड्स ड्राइविंग अवे बर्ड्स, तो इसलिए मैंने नहीं किया। फोर्थ मैंने इसलिए किया क्योंकि यही सूट कर रहा था। और अगर आप आर एस शर्मा वगैरह देखोगे तो वहां मेंशन है कि साउथ में ऐसे काफी किंग्स थे जो सेल्फ प्राइड में काफी बिलीव करते थे, और वैदिक पीरियड में भी ऐसा ही होता था। आप राजपूत मेडिवल टाइम में देखोगे तो भी वहां अगर वो बैटल में हार जाते थे तो सुसाइड कर लेते थे। तो इन तीन में ये ज्यादा सुटेबल है। और इसमें आप ये नहीं कह सकते तुक्का वगैरह, जैसे आप पीवाईक्यू वगैरह सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके इंस्टिंक्ट्स में आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी बुक से था। अब आप देखो इसमें डायनेस्टीज की बात की गई है, मेडिवल डायनेस्टीज की बात की हुई है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ से इन्होंने लिया है। अभी आप देखो, जैसे मैंने अभी बुक बता दी थी जीएस ब्रह्मास्त्रा, उसी में से देखो कि मेडिवल किंगडम्स के बारे में बात की है, इस्लामिक इन्वेजन इससे पहले। तो ये कंटेम्प्रेरी तो है, इसमें तीन ऑप्शन आप देखो, ये कंटेम्प्रेरी है, एग्जैक्ट टाइमलाइन मेंशन नहीं है पर कंटेम्प्रेरी है। इसके अलावा ये मेरे ऑफलाइन नोट्स हैं जो मैंने सतीश चंद्रा से बनाए थे मेडिवल इंडिया के। उसमें गैदवालाज और कन्नौज आप देखोगे, ये रहा उसका ये पेज नंबर, आप जाओ, ये पेज नंबर आपका 46 पेज नंबर पे मेंशन है। ये ओल्ड एनसीईआरटी है, तो पुराने प्रिंट में देखोगे 46 पेज नंबर पे मेंशन है गैदवालाज ऑफ कन्नौज। उसमें सारी बताई हुई है, चौहान्स, परमार्स ऑफ मालवा। तो आप देखोगे गैदवालाज, काकतिया, यादवा, होयसाला, तो आपको पता चल जाएगा कि अर्ली 8th सेंचुरी इसमें से कैसे होगा। अब देखो होयसाला, ये करंट अफेयर्स मैगजीन में सिर्फ होयसाला मेंशन था करंट अफेयर्स मैगजीन में, तो यहां से भी क्लू मिल सकता है। तो अब अर्ली 8th सेंचुरी में आप यहाँ से आराम से पता चला सकते हो कि ये बाद की डायनेस्टी है होयसाला, काकतिया भी बाद की डायनेस्टी है। तो सतीश चंद्रा से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था। उसके बाद आप देखो सिक्स्थ क्वेश्चन, लिटरेरी वर्क्स, हर साल ऐसे आता है। तो ये भी डायरेक्ट बेसिक बुक से था। बेसिक बुक्स में देखो, यहाँ बिल्हान ने विक्रम देवचरिता लिखी है, और यहाँ देवचंद्र गुप्त है, तो ये वैसे ही गलत हो गया। देखो मैंने मार्क भी कर रखा है। उसके अलावा अगर ये बुक भी नहीं है, जीएस ब्रह्मास्त्रा से नहीं पढ़ा,
तो आप नितिन जो ये सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर की किताब है जो बेसिक बुक्स में आती है, वहाँ आप देखो नागसेन, मिलिंद पन्हो, तो आपका जो नागसेन है मिलिंद पन्हो है ये भी गलत हो गया, ये दोनों गलत हो गए आपके। तो ऑटोमेटिकली आपके पास यही दो बचते हैं। अब इसमें कई बार कह देते हैं कि भाई ओनली वन भी आ सकता था या आ सकता था, लेकिन अगर बेसिक हम देखेंगे तो दो में बेस्ट प्रोबेबिलिटी मेरे को इन दोनों में इसकी लगी थी कि ये दो गलत हैं और ये दो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। फिर 7th, ये भी बेसिक बुक से हैं, सोल्स के बारे में, जैनिज्म, हर साल बुद्धिज्म जैनिज्म से क्वेश्चन आते हैं। अब आप देखोगे ये देवी चंद्रगुप्तम वाला भी पिछले क्वेश्चन में विशाख दत्त की है, और सोल्स वाले में देखते हैं, जैसे ये मेरे ऑफलाइन नोट्स हैं जो आर एस शर्मा से बनाए थे, सोल इन ऑल ऑब्जेक्ट्स जैनिज्म वाले टॉपिक में। और अगर फिर भी आर एस शर्मा से मिस हो जाए तो नितिन सिंघानिया की जो बुक है उसमें भी है, अनलाइक बुद्धिज्म इट बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। तो आपके दो बेसिक सोर्सेज से एक ही क्वेश्चन कवर हो रहा है। फिर आ जाता है ये डैम से रिलेटेड मेडिवल इंडिया। नॉर्मली सोचते थे कि मेडिवल इंडिया को इग्नोर कर सकते हैं, पर 3 से 4 क्वेश्चन 2-3 साल से आ ही रहे हैं। तो ये मैंने सतीश चंद्रा से की थी। अब ये भी देखो, देवराय वाला डायरेक्ट सतीश चंद्रा से है, पेज नंबर 116, ओल्ड एनसीईआरटी में सेम पेज नंबर मिलेगा आपको। ये देखो, कंस्ट्रक्टेड अ डैम अग्रोस तुंगभद्रा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन उन्होंने सतीश चंद्रा से उठाया। इसके लिए आपको कोई भी अदर सिर्फ बेसिक बुक्स रेफर करने की जरूरत है। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखो कि कौन सा मेडिवल गुजरात था जिसने पोर्टुगीज के सामने वो रख दिया था, सरेंडर कर दिया था। ये भी डायरेक्ट आपका सतीश चंद्रा से है। 128 पेज नंबर पे आप जाओगे तो यहाँ लिखा हुआ है आपके पास, पोर्टुगीज वाला ये पॉइंट है, बहादुर शाह ये ड्रॉन कर गया था, मारा गया था, ये आपका पेज नंबर 128 पे बिल्कुल डायरेक्ट। तो आप देख लो, 9 क्वेश्चन आए हैं एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री से, 9 क्वेश्चन आए हैं, उसमें से अराउंड आपके 7 क्वेश्चन तो डायरेक्ट बेसिक बुक से हैं जो बहुत ईजी हैं, और एक दो हैं जो थोड़े डिफिकल्ट टाइप में, एक में थोड़ा सा हम डिड्यूस भी कर सकते हैं कि शायद वो आंसर हो सकता है, बाकी डायरेक्ट आपके बेसिक बुक से हैं। फिर आ जाता है 10th, ये भी बहुत बेसिक है, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन, और इसमें आप देखोगे ये हर जगह लक्ष्मीकांत में ही मेंशन है। मैंने जीएस ब्रह्मास्त्र पढ़ी थी, उसके फर्स्ट ही पेज पे इसका मेंशन है। जैसे बात की है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 1833, और इसमें आप देखोगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1833, तो फर्स्ट ही पेज पे डायरेक्ट ये भी है। तो आपके हिस्ट्री के टोटल 10 क्वेश्चन हो गए, उसमें से 8 तो आपके डायरेक्ट बुक से हैं। फिर आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये पॉलिटी शुरू हो जाती है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में इसमें अभी भी आंसर की कोचिंग वाले थोड़े से कंफ्यूज हैं, पर मेरे को लगता है कि इसका आंसर फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ है, और इसका लक्ष्मीकांत में है। आप यहाँ देखोगे तो 5 बार ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आया। ये मेरे ऑफलाइन नोट्स है जो मैंने खुद अंडरलाइन किया था। इसमें मेनका गांधी केस के बारे में, काफी फेमस केस है, मिस भी नहीं हो सकता, और ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात की गई थी, और ये देखो फेयर वर्ड यूज किया गया है यहाँ। तो डायरेक्ट फेयर वर्ड की बात हुई, इसलिए मेरे को लगता है फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ इसका सही आंसर आएगा। ये भी डायरेक्ट आपके बुक से है। फिर आ जाता है इन इंडिया प्रिजन्स आर मैनेज बाय स्टेट गवर्नमेंट, ये प्रिजन से रिलेटेड है। स्टेट गवर्नमेंट मतलब ये स्टेट लिस्ट में होगा, और ये इसकी मैनेजमेंट। तो ये मैंने किया था, ये देखो कि जीएस ब्रह्मास्त्र उसका पॉलिटी वाला पोर्शन है, उसमें समरी आखिरी में दी हुई है, उसमें मैंने देखा स्टेट लिस्ट जो प्रिजन्स हैं वो स्टेट लिस्ट में है। तो मैं फर्स्ट ऑप्शन में तो श्योर था कि भाई स्टेट लिस्ट में तो स्टेट ही करेगी। अब दूसरे ऑप्शन में सबको डाउट है कि इसका आंसर ए या बी है, मेरे को तो ए लगता है। लेकिन आप देखो एक क्वेश्चन तो आपका सिंपल है जो बेसिक रिसोर्सेज से कवर हो रहा है, इसी से काफी हेल्प हो जाएगी। तो ये बिल्कुल बहुत ज्यादा अनयूजुअल क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि हर साल प्रिजन से रिलेटेड पिछले 1-2 साल से आ ही रहे हैं। फिर आ जाता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, ये बेसिक है। आप इसमें ऑप्शन कटिंग करोगे, बेसिक से आपको पता चल जाएगा कि इसका सी आंसर है, और इसके लिए बेसिक बुक्स की भी जरूरत नहीं है, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। फिर आपका आता है 14th क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की हुई है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। अब आप इसमें देखो सबसे फेमस अमेंडमेंट है आपका 42nd अमेंडमेंट। तो मैंने जो सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं उनकी लिस्ट, ये भी जीएस ब्रह्मास्त्र से हैं, उसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स को याद कर लिया था, और उसमें आप देखो 42nd वाला अमेंडमेंट, 42nd वाले अमेंडमेंट में सबसे ज्यादा फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल, फंडामेंटल, इन सब की बात हुई है। और यही था जो इंदिरा गांधी के टाइम काफी, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो मेरे को इसका आंसर सबसे 42nd लगा। ये भी आपका बेसिक बुक्स में है, लक्ष्मीकांत वगैरह में भी कवर है। फिर आ जाता है 5th, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में पूछा है, इनमें कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बैकवर्ड क्लास, इसको अभी अभी स्टेटस मिला है, आर्टिकल 338 बी स्टैट्यूटरी बॉडी, ये कोई भी नहीं है।
इसका भी अभी इतना फेमसली मेंशन नहीं हुआ है। और कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं बेसिक बुक से आप देखोगे, ये मैंने इसी में, अब देखो इसका करीब 12 पेज का पॉलिटिकल साइंस का पोर्शन, उसमें 4 क्वेश्चन तो आ ही गए। देखो स्टेटूटरी बॉडीज का पोर्शन है, इसमें आपको सारे मिल जाएंगे, एनएचआरसी आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा जो आपका एनसीबीसी है वो आपको वैसे ही कवर हो जाएगा, क्योंकि ये न्यूज़ में था काफ़ी, और इसके लिए अमेंडमेंट्स में भी इसका काफ़ी मेंशन है। आप देखोगे 1 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू एनसीबीसी, और बाकी कहीं भी इस लिस्ट में मेंशन नहीं था, तो इसका ओनली वन ठीक आंसर रहता है। और ये भी बेसिक बुक से था, लक्ष्मीकांत में भी स्पेशल अलग से दी हुई है बेसिक बॉडीज। अब आ जाते हैं 16th क्वेश्चन। द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बात की गई है कि उसके डिसीजंस वॉइड होते हैं या नहीं होते। ये भी डायरेक्ट इन्होंने लक्ष्मीकांत से उठाया था, ये उनका प्रेसिडेंट वाला चैप्टर है, उसमें आप देखोगे तो यहाँ उन्होंने स्पेशल देखो वॉइड, यहाँ स्पेशल इसी क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। और ये टाइम लिमिट, अब तक टाइम लिमिट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिस्क्राइब नहीं करी, ये भी इसी लक्ष्मीकांत के चैप्टर में मेंशन किया हुआ है, कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। ये ऑप्शन कहीं भी मेंशन नहीं है, पर 1 और 3 आपके 2 ऑप्शन तो आराम से बेसिक बुक से कवर होते हैं। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बेसिक बुक से मोस्टली अभी तक 17 क्वेश्चन देखो, 16 क्वेश्चन हुए, उसमें से हमने करीब 12 से 13 क्वेश्चन तो अब तक डायरेक्ट बेसिक बुक से आए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेसिक बुक से है, फाइनेंशियल बिल और मनी बिल, ये भी लक्ष्मीकांत में साफ मेंशन है। फाइनेंस बिल चैप्टर 22-24 पेज नंबर पे फाइनेंशियल बिल के बारे में पूरा प्रोसेस आपका मेंशन है, कैसे वो पास होता है, कैसे उसके अंदर प्रोसीजर फॉलो होता है या नहीं होता। और मनी बिल का भी साफ मेंशन है, तो ये आपका यहाँ हो जाता है। फिर आ जाता है 8th, ये होता है कम्युनिटी रिजर्व। ये क्वेश्चन बिल्कुल अटपटा सा था, ये 2 ऑप्शन फिर भी थोड़े सिंपल थे, लेकिन इसके बारे में डायरेक्ट बेसिक बुक्स में नहीं था। करंट अफेयर्स की मैगजीन में भी सिर्फ एक ही लाइन लिखी हुई थी, क्योंकि इतना डीप में तो उनके लिए भी कवर करना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, सारे तो हमें आते ही नहीं, हमें तो अराउंड 40% के आसपास तो प्री की कट ऑफ जाती है, 40 to 50% के अराउंड। तो उसमें तो बेसिक बुक से अभी तक हमने काफी हेल्प की है, ये क्वेश्चन हम आराम से छोड़ सकते थे या ट्रिक वगैरह से देख सकते हैं। फिर आ जाता है शेड्यूल्ड एरिया का, ये भी आपके एक ऑप्शन इसमें बेसिक बुक से है कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट कौन शेड्यूल एरिया को डिक्लेयर करता है। तो इसमें आप देखोगे ये शेड्यूल एरिया का लक्ष्मीकांत में स्पेशल चैप्टर है, उसमें स्पेशल मेंशन किया हुआ है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है। 2 ऑप्शन ये किसी के कहीं मेंशन नहीं हुए, तो ये हमें अपनी ही जो न्यूज़पेपर वगैरह स्टडी करके वैसे आंसर देना था, पर ये आपका डायरेक्ट बेसिक बुक से है। फिर आ जाता है नेक्स्ट 20th क्वेश्चन, ये भी बेसिक बुक से, आर्टिकल 1604 आर्टिकल 335, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखो यहाँ मैंने एग्जैक्ट में लिखा भी था, क्लेम्स ऑफ SC एंड ST, मुझे उस टाइम याद था। और ये आप देखोगे 2 जगह मेंशन है कि आपका जो फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर है उसमें भी आर्टिकल 16 मेंशन है, EWS वगैरह। और ये आपका आखिरी में मेंशन है कि 335 जो क्लेम्स एंड FT एंड सर्विसेज है, और उसमें ये कहीं भी मेंशन नहीं है, डिफाइन नहीं करता टर्म कौन सी है। तो जैसे ही आपने देखा है डिफाइन नहीं करता, ये आपका ऑप्शन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसमें मेंशन है स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो ये डायरेक्ट अब तक बेसिक बुक से हो गया। अब देखो इंडिया डिपेंड्स ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ द, जनरल स्टेटमेंट है। दूसरा आप देखोगे इंडिया इतना बड़ा कोल प्रोड्यूसर है, मेनली इलेक्ट्रिसिटी में ही यूज होता है। अगर आप 1 साल से न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो और नॉर्मल बेसिक बुक पढ़ी है, तो ये काफी जनरल स्टेटमेंट है। फिर आ जाता है 60% एनरिच्ड करते हैं। देखो अब तक क्या था कि नंबर की ट्रिक अभी भी 80% में काम करती है, 80% क्वेश्चन में, और 80% में अगर कोई ट्रिक काम कर रही है तो बहुत अच्छी है। इसमें नंबर था तो मैंने कट कर दिया, ये आ गया। सही आंसर भी इसका यही है, क्योंकि ये क्वेश्चन इन्होंने इसलिए पूछा क्योंकि ईरान में जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट है वो चल रहा है, तो ईरान और USA का डिस्प्यूट हो रहा है, उसमें ये न्यूक्लियर एनरिचमेंट की बात की हुई है कि जो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी के लिए एनरिचमेंट होती है वो 20% ही होती है। तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आया था, लेकिन आप नंबर वाली ट्रिक से भी इसको आराम से कट कर सकते हो। और ये मैंने जो मेरा ट्रिक्स वाला पेज है मैंने पहले ही तैयार कर लिया था कि मैं किन पे ज़्यादा फोकस करूंगा और किन पे नहीं। तो इसमें मैंने पहले ही देख लिया था कि ओनली नंबर इनको मैं ध्यान दूंगा, और जहां मेरे से कटेंगे वहां मैं काट दूंगा। तो ये मेरी प्रिपरेशन थी, मेरी इंस्टिंक्ट थी जो प्रैक्टिस से आई थी। तो उसमें आपको ये प्रैक्टिस करनी होगी, ऐसे सिर्फ कॉपी पेस्ट से तो ज़्यादा काम नहीं चलेगा, क्योंकि अभी जो एलिमिनेट हुआ है वो थोड़ा कॉपी पेस्ट कल्चर पे था। पहले पिछले अटेम्प्ट में मैंने थोड़ी इस पे गलती कर दी थी, लेकिन इस साल मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की कि मैं किन वर्ड्स को एलिमिनेट करूंगा। तो उसके बाद आपको बहुत से वर्ड्स में क्वेश्चंस में काफ़ी हेल्प हो जाती है। फिर आ जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये भी मेरे को पता नहीं था, लेकिन ये ट्रिक काम कर जाती है इसमें कि
फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, चलो पता नहीं है क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन विद नो प्रेडेटर्स, ऐसा कोई जानवर नहीं हो सकता जिसके कोई वो ना हो, प्रेडेटर ही ना हो, और ओनली भी है तो डबल हो गया, ये करेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली, ये स्टेटमेंट ठीक हो गई। फिर आपका आता है इन्वेजिव स्पीशीज, ये भी डायरेक्ट किसी से नहीं था लेकिन हम इसको डिड्यूस कर सकते हैं। मैंने ऐसे डिड्यूस किया था, आप देखो ये काट रखा है कि जो इन्वेजिव स्पीशीज होता है ना, जो स्पीशीज से रिलेटेड डाटाबेस क्रिएट करता है वो आईयूसीएन करता है। जैसे आपकी रेड लिस्ट है, रेड लिस्ट में ऐसी चीजें, मैंने तो ये पता था कि आईयूसीएन रेड लिस्ट बनाता है, तो मेरे को या तो आईयूसीएन है या WWF है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा एक्सप्लिसिट लग रहा था तो मैंने रिस्क ले लिया, क्योंकि कैलकुलेटेड रिस्क लेने होते हैं। नॉर्मली हर टॉपर यही कहता है कि 30 to 35 क्वेश्चन ही डायरेक्ट आते हैं, इतने भी आ जाएं तो बहुत हैं, बाकी आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना होता है। तो जो बेसिक बुक्स हैं वो 30 to 35 क्वेश्चन है, और ये थोड़े कैलकुलेटेड रिस्क वाले हैं कि मैं श्योर नहीं था, फिर भी मैंने, क्योंकि आईयूसीएन ही रेड लिस्ट बनाता है और डाटाबेस करने का काम इसी का है, बाकी यूएनईपी वगैरह भी रिपोर्ट्स वगैरह करता है, डाटाबेस नहीं बनाता। अब 24th क्वेश्चन, नॉकटर्नल और मोस्ट एक्टिव आफ्टर, ये बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन था कि कैसे नॉकटर्नल और ऐसे, क्योंकि नॉर्मली ये किसी बुक्स में कवर नहीं होता। पर मुझे इसमें, मैंने सोच के गया से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, तो मुझे थोड़ा सा इसका अंदाजा था कि मैंने एक लिस्ट बनाई थी क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अगर आप लास्ट 7 to 8 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को स्टडी करोगे, आपको हमेशा है ना क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में पूछेंगे। तो मैंने एक बनाई थी, उसमें गलती से एक मॉक टेस्ट में आया था, तो मैंने बाय चांस ये ऐसे नॉकटर्नल लिख लिया था, और ये मैंने बार बार रिवाइज की थी, तो मेरे को पता था, मेरे इस पे तो श्योर था, मालाबार सीवेट पे, कि भाई ये तो पक्का नॉकटर्नल है। अब इसके लिए मैंने अब आगे क्या किया, आगे जैसे क्वेश्चंस मैंने मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस किए थे, जैसे ओनली 1 2 3 पेयर्स, ये विजन और फोरम के जो इस साल 2023 के मॉक टेस्ट जो मैंने टेलीग्राम से देखे थे, उसमें भी ऐसे 10-10 क्वेश्चन दिए हुए थे। तो और पिछले साल का भी 4-5 क्वेश्चन का एक्सपीरियंस था, तो मुझे ये था कि नन बहुत रेयर क्वेश्चंस में होगा, जब तक मेरे को सारे क्वेश्चन में श्योर नहीं होगा जब तक मैं नन मार्क नहीं करूंगा। और ऑल थ्री पे हो सकता है ऑल थ्री हो, पर मैं बहुत ज्यादा इस पे देखता था, ओनली टू, ओनली टू या ओनली थ्री, ये मेरे लगता था कि ये मोस्टली हो सकते हैं। और ओनली वन, ऑल फोर, ऑल थ्री या नन, ये मेरे को लगता था काफी रेयर है, इनकी प्रोबेबिलिटी कम है। अब मैं एक पे तो श्योर हूँ, तो मेरे को पता है नन तो है नहीं, ओनली वन हो सकता है, ओनली टू हो सकता है, ऑल थ्री हो सकता है। अब ऑल थ्री तो मैं मारता नहीं, अब बात थी ओनली वन और ओनली टू की। अब इसमें प्रैक्टिस कह लो कैसे कह लो, मेरे को था कि भाई इन दोनों में से एक है, इन दोनों में से एक है, दोनों नहीं हो सकते, ये तो है मैकॉक बंदर से रिलेटेड होता है, और डियर, इन दोनों में से एक है, तो मैंने ओनली टू लगाया। थोड़ा सा आप ये कह सकते हो 50-50%, क्योंकि मैं 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके चुका था, इन पे तो मैं श्योर था ये दो तो पक्के आंसर नहीं है, बात थी ये दो। तो मैंने मोस्टली में ऐसे ही सब में ऐसे लगाया कि अगर इन दोनों में हो, तो मैंने सब में ओनली टू लगाया, तो ये 50 to 60% क्वेश्चन में काम कर जाता है। थोड़ा रिस्की है, लेकिन मैंने काफी प्रैक्टिस की थी ऐसे क्वेश्चंस की, तो मैं ठीक था कि ऐसे कैलकुलेट, क्योंकि अगर ऐसे कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेंगे तो बहुत दिक्कत आ जाती है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस के बारे में पता नहीं होता। अब काफी लगेगा कि किस्मत थी, वो तो मैं क्या बताऊं, पर प्रैक्टिस से मैं मानता हूँ ऐसे क्वेश्चंस में आपका काफी फेवर हो जाता है, 1-2 क्वेश्चन में आपको एज मिल जाती है। फिर देखो 25 क्वेश्चन बिल्कुल अनयूजुअल क्वेश्चन था, मैंने तो अनअटेम्प्ट छोड़ दिया था। बाकी अब इसके लिए एक डॉक्यूमेंट्री आती है आर प्लेनेट करके डॉक्यूमेंट्री है, वो आप देख सकते हो, उसमें ऐसे क्वेश्चंस कवर्ड हैं। हर साल इस डॉक्यूमेंट्री से ही 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, मैंने देखी नहीं थी पर शायद इससे काम करता है, तो आप देख सकते हो उसमें ऐसे अनयूजुअल क्वेश्चन होते हैं। अब आ जाते हैं 26 क्वेश्चन। देखो मेरे को नहीं पता था मशरूम्स वगैरह क्या है, मेरे को पता था सम है यहाँ, तो मैंने देखो एग्जैक्ट टाइम में यहाँ सम के पास सर्कल किया, सम के पास सर्कल किया, सम के पास। अब इसमें एक पॉसिबिलिटी बताई, कुछ की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होगी, कुछ की साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज होगी, कुछ में इंसेक्टिसाइडल होगी। अब पॉसिबिलिटी है, मशरूम तो कैसे भी हो सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी है, तो मैंने सारे क्वेश्चन को ठीक किया और ऑल फोर इसमें लगा दिया कि भाई पॉसिबिलिटी है। और आप देखोगे पिछले साल का पेपर, सम सम ये दोनों ठीक है, तो मैंने पिछले साल भी देख लिया था कि सम वाले ठीक करें, पीवाईक्यू में पहले भी सम वाले ऑप्शंस ठीक किए हैं, तो मैंने देखा सम है, पॉसिबिलिटी है। और आप अगर कॉमन सेंस से भी देखोगे कि मशरूम की तो इस दुनिया में 1000 टाइप के मशरूम है, किसी न कुछ प्रकार के तो होंगे ही, तो ये वैसे ठीक हो गया। सिर्फ इस ट्रिक से हम आगे देखें 2-3 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो रहे हैं। फिर आ जाता है इंडियन स्क्विरल, ये डायरेक्ट कहीं से नहीं था, पर इसमें आप जनरल स्टेटमेंट देख सकते हो कि बिल्ड नेस्ट
बाय मेकिंग बर्रोज। अब आप कहीं भी फिल्म, मैंने तो मूवी वगैरह में देखा है कि स्क्विरल अंडरग्राउंड तो जाती जाती है, थोड़ा ऐसा ऐसा करती है, तो मैंने ठीक कर दिया। फिर आ जाता है दे स्टोर देयर फूड मटेरियल इन द ग्राउंड। अब अगर ग्राउंड में रहती है वो, तो फूड तो वहां लेके जाएगी ही जाएगी, तो ये दोनों तो ऑटोमेटिकली ठीक होगी। इसमें सबको डाउट है, लेकिन आप दो स्टेटमेंट को तो आराम से कर सकते हो। ये ऑप्शन आपका कट जाएगा, ये कट जाएगा, दो में है, यहाँ कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो। फिर आ जाता आपका, देखो सम सम सम, मैंने तो बस सम सम देखा था, तीनों पे टिक मारा, हो गया। अब ठीक हो, क्योंकि पता मेरे को कुछ डीप में तो इतना सब क्वेश्चंस के बारे में पता नहीं होता, सम सम देखा और वो कर दिया। अब लगेगा किस्मत वगैरह, मैं फिर कह रहा हूँ, बात यह है कि आप पीवाईक्यू वगैरह देखोगे, हर टॉपर ऐसे ही कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। तो मैंने टॉपर की वीडियोस देखी थी, वहां से देखा, तो वो भी कहते हैं ऐसे रिस्क लेने में कोई बुराई नहीं है, तो मैंने भी इसलिए ऐसे क्वेश्चंस पे काफी रिस्क ले लिया था। 29th अनयूजुअल क्वेश्चन। 30th क्वेश्चन देखो, ऑल फोर इसमें फिर मैंने मारा है क्योंकि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज हुए हैं। अब देखो कोई भी चीज है उसमें ये चार चीज यूज हो ही जाती है। देखो मेरे को नहीं पता इसमें क्या है, मैंने तो पहली बार क्वेश्चन देखा था, लेकिन ऐसी जगह ऑल फोर ही मिलता है, जैसे पोल्यूटेंट्स वगैरह है, पोल्यूटेंट्स वगैरह क्वेश्चन में ऑल फोर ऑटोमेटिकली मिलता है, क्योंकि छोटी छोटी अमाउंट में सारी चीज ही होती हैं और ये बिल्कुल बेसिक चीज है, तो इसलिए मैंने ऑल फोर लगाया जनरल स्टेटमेंट देख के। अब आप कहोगे कि कैसे ऑल फोर, मैं आपको फिर यही कहूंगा कि पीवाईक्यू, पीवाईक्यू और या फिर 10 से 15 आप मॉक टेस्ट लगाओ। मैंने इससे भी ज्यादा लगाए थे, लेकिन 10-15 कोचिंग के मॉक टेस्ट से सेंसेस काफी स्ट्रांग हो जाती है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को काफी अच्छे से कर पाते हैं। और पीवाईक्यू से तो मैंने पीवाईक्यू 2-3 बार किए थे, पिछले साल भी, इस साल भी, और कोचिंग के मॉक टेस्ट भी, तो मेरे को उससे हेल्प मिली। 31 क्वेश्चन, ये पीवाईक्यू भी है, सब कुछ भी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी में भी और उसमें भी, आप देखोगे। अब ये देखो एनसीईआरटी आती है, झेलम की बात होती है यहाँ, ये एनसीईआरटी है पेज नंबर 11 की 25, तो झेलम है यहाँ। उसके बाद ये मैंने एनसीईआरटी से ही नोट्स बनाए थे, एनसीईआरटी से ही नोट्स बनाए थे, तो उसमें आप देखोगे गंडक, ये करंट अफेयर्स का रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कुछ अभी करंट में काफी इससे रिलेटेड हैपनिंग हुई थी, तो मैंने जब मेरे नोट्स बनाए थे तो उसमें देखो यहाँ ये वहीं लिख लिया था, कवर लेक, क्योंकि करंट में काफी बार आया है, 2-3 बार तो ये मॉक टेस्ट में भी आ चुका था, तो वहीं लिख लिया था। तो ये दोनों डायरेक्ट हो गए। इसके अलावा भी एक और तरीका सॉल्व करने का, वो है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू में देखोगे कि 2010 कृष्णा कोलोरू लेक, 2014 कोलोरू लेक, ये देखो, तो ये वाला ऑप्शन आपका कृष्णा लेक, ये वाला वैसे ही गलत हो जाता है ऑप्शन, क्योंकि दोनों जगह ये पीवाईक्यू देखोगे तो 2 साल। दूसरा, ये जैसे एक प्री नोट्स की मैंने खुद का ही व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, इसमें मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नोट कर लेता था, थोड़े से भी इधर उधर न्यूज़पेपर वगैरह से दिखते थे, तो उसमें भी मैंने लिखा हुआ है तमिलेरू रिवर ड्रेन्स इनटू, ये आप देखो डेट 29 मार्च, ये मेरा खुद का ग्रुप था व्हाट्सएप पे, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट जैसे कुछ और भी हो गया तो वो नोट करता था, उसमें भी तमिलेरू रिवर का जिक्र है, तो ये वैसे ठीक हो गया। उसके बाद आपका देखते हैं कामराजार, पोर्ट से रिलेटेड है, किसी भी, मैंने बेसिक बुक्स में इसका मेंशन कम है क्योंकि नॉर्मली इसका जिक्र नहीं होता है, और आप ये मैंने जीएस ब्रह्मास्त्रा के, उन्होंने स्पेशल पोर्ट्स का एक सेक्शन कवर कर रखा है, तो उसमें देखा था कि इसमें इन पोर्ट्स का मेंशन है। तो आप देखो ये क्वेश्चन क्या है, विशाखापट्टनम पोर्ट लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया, ये गलत है क्योंकि लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन्होंने मेंशन किया है जेएनपीटी, तो मेरे को इससे था कि ये पोर्ट तो है नहीं। फिर आपका आ जाता है, ये ऑप्शन तो मैंने काट दिया, तो ऑल 3 पेयर्स तो ऑप्शन से बाहर ही चला गया। मुंद्रा पोर्ट ये न्यूज में था कि अडानी कंपनी का पोर्ट है, लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट यही होगा, अडानी कंपनी का था तो ये न्यूज में था। तीसरे पे आ जाती, इसमें था डाउट, कामराजार पोर्ट, पर इसमें जैसे यहाँ प्राइवेट पोर्ट मुंद्रा पोर्ट तो लिखा ही हुआ था। अब कामराजार पोर्ट के लिए मैंने वैसे ही पहले मेंशन, जैसे पोर्ट्स मॉक टेस्ट में आते हैं तो वहां मेरे को ये पता था कि यहाँ चेन्नई वगैरह के पोर्ट को कामराजार पोर्ट तो कहते हैं, और ये लार्जेस्ट ऑन ईस्टर्न कोस्ट है, लार्जेस्ट ऑन ईस्टर्न कोस्ट है। तो अब मुझे लगा कि इस क्वेश्चन में कैलकुलेटेड रिस्क, क्योंकि अब नन तो हो नहीं सकता, क्योंकि दूसरा तो ठीक है, ओनली 1 और 2, और मैंने आपको कहा मैंने मोस्टली जगह ओनली 2 पेयर्स ही ठीक किया है ताकि बैलेंस बना रहे, तो इसमें मैंने ओनली 2 पेयर्स ठीक किया और शायद ये ठीक भी है आंसर, मैंने नेट पे देखा है तो ठीक ही है। तो मैंने सब में ही, जहां मेरे को ओनली 1 और ओनली 2 पेयर में कंफ्यूजन थी, मैंने सब में वहां ओनली 2 पेयर किया है, क्योंकि मैंने पीवाईक्यू में देखा था मोस्टली जगह पहले क्या होता था 2 and 3 और 2, तो मैंने पीवाईक्यू में देखा ही
70% चांस है 2 एंड 3 ठीक होगा, 2 नहीं होगा। तो मेरे को जहाँ था कि जहाँ मैं श्योर नहीं हूँ 2 पे, जहाँ मेरे को लगता है कि इन दोनों में से इक्वल प्रोबेबिलिटी है, कुछ भी हो सकता है, तो मैं इसको चूज करता था। ये मैंने PYQ से देखा था। आपको लगेगा शायद ये थोड़ा ट्रिक, किस्मत और ये है, पर मैं आपको कह रहा हूँ एक बार PYQ देखोगे तो आपको उसमें दिख जाएगा कि ऐसा पैटर्न बन रहा है। फिर आप देखो 33rd क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से है। आप देखोगे ये ज्योग्राफी की एनसीईआरटी और वहीं से मैंने फॉरेस्ट से रिलेटेड नोट्स बनाए थे। आपको देखोगे टीक यहाँ मेंशन है, इन्होंने यहाँ महुआ मेंशन किया हुआ है, 2 है। और यहाँ देखो जैक फ्रूट का मेंशन नहीं है, जैक फ्रूट का मेंशन नहीं है, यहाँ जैक फ्रूट का मेंशन ही नहीं है। तो मैंने देखा कि भाई जैक फ्रूट 2, महुआ और टीक का ही मेंशन है, तो मैंने ओनली 2 लगा दिया था कि जैक फ्रूट का कहीं मेंशन नहीं था। और डायरेक्ट एनसीईआरटी से अगर ये इंपॉर्टेंट स्पीशीज होती तो मेंशन होता, तो इसलिए डायरेक्ट आपका ये ठीक हो जाता है। मैं जाता है 34th क्वेश्चन पे कि मोर अरेबल एरिया। इसमें मैंने ऑप्शन कटिंग से देखा कि प्रपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया मोर इन इंडिया, ये हो नहीं सकता। चाइना अपने से ज्यादा डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ प्रोडक्टिविटी ज्यादा ही होगी और इरिगेशन ज्यादा ही होगी, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री, अब यूएसए की बात करें वो भी हमसे ज्यादा ही है इन 2 पैरामीटर्स पे। अब डेवलप्ड कंट्री में इरिगेशन और ये ज्यादा ही होता है, तो ये तो हो नहीं सकता आपका। इंडिया इज मोर अरेबल एरिया, ये इसमें आपको किसी को भी कंफ्यूजन हो सकती है। मैंने इसको एक बार किसी मॉक टेस्ट में पढ़ा था। दूसरा, ये मेरे मेंस के नोट्स में है। मेंस के नोट्स जो एग्रीकल्चर के होते हैं उसमें एक इंट्रोडक्शन में इसका मेंशन है कि इंडिया डिस्पाइट बीइंग हैविंग लार्जेस्ट अरेबल एरिया हैव ए लो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, तो उसमें मेंशन था। तो मेरे को वहां धुंधला धुंधला थोड़ा सा याद था कि ये ठीक है, 2 तो ये मेरे को था। और नन मारने में मैं थोड़ा ज्यादा विश्वास नहीं करता, तो जहां मेरे को लगा कि नन और इसमें चॉइस है तो मेरा था कि ये है। इस पे मैं 70-80% श्योर था, क्योंकि मेंस में मैंने नोट्स में पढ़ा था। और इससे एक और लर्निंग है कि प्री से पहले आपके मेंस के नोट्स अगर तैयार करोगे ना आप, तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके सिर्फ इस वजह से सॉल्व हो जाएंगे, मेंस के नोट्स की वजह से, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उनमें ऐसे। मेंस के लिए जब आप सब्जेक्टिव नॉलेज को प्रिपेयर करते हो तो ऐसे प्री के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प होती है। 35 क्वेश्चन डायरेक्ट कहीं से नहीं है। 36 ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये हर साल आप देखोगे जनरल साइंस से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। 1-2 साल पहले भी वैक्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन था, फिर सेल वॉल से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसलिए मैंने आपको बताया था श्वेता सुमन मैम की जीएस ब्रह्मास्त्र वाली किताब थी, इसमें 10 पेज में सारी की सारी साइंस कवर थी, मतलब केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह। तो मैंने वो करी थी, आप देख सकते हो। मैंने ग्रीन हाइलाइटर से हाईलाइट भी रखा है कि मैंने पढ़ा था और जो इंपॉर्टेंट थे मार्क कर लिया, जो मेरे को याद नहीं हो रहे थे उसमें आप देखोगे टाइटेनियम इल्मेनाइट डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से आया है। और ये मैंने टॉपर टॉक देखी थी, उन मैम ने रिकमेंड की थी। और 10 पेज में समरी टाइप था, तो मेरा बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। और यहाँ पिछले साल भी मैंने पढ़ी थी, तो हर साल मेरे को 3 क्वेश्चन इस बुक से सॉल्व हो रहे थे, तो मेरे को 6-7 मार्क्स तो वैसे सिर्फ इस बुक से मेरे को हेल्प मिल गई थी। और ये भी देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने पढ़ी थी, हाईलाइटर वगैरह यूज कर रखा है, और ये डायरेक्ट आपका हो जाता है। फिर आ जाता है कोबाल्ट। ये आपके, ये थोड़ा सा लग रहा है कि डायरेक्ट नहीं होगा, पर ये करंट अफेयर्स मैगजीन विजन की, जैसे मैंने मंथली की थी, तो उसमें डायरेक्ट ये है, डीआरसी का मेंशन है। और इससे आपका डायरेक्ट हो जाता है। मेरे को याद था, मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, और इसलिए फिर मेरा इन्हें जाते ही देखा और सीधा कर दिया। अब देखते हैं हमारा 38th क्वेश्चन। ये मैपिंग से रिलेटेड, और अब की बार मैपिंग काफ़ी आसान आई थी। और मैपिंग से रिलेटेड मैं आपको बताऊं मैंने क्या किया था। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था मेरा खुद पे ही, और इसमें मैं जो सारे इंपॉर्टेंट, ये मेरे और दोस्त का एक हमने साथ में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, उसमें हम सारे जो इंपॉर्टेंट व्हाट्सएप मैप थे उनका लिंक साथ में शेयर करते रहते थे। इससे जो भी रिलेटेड मैप था वो कवर हो जाता था। और मोस्टली मैप्स ये हर साल फेमस ही होते हैं, जैसे नेशनल पार्क, अफ्रीका का मैप, रिवर्स का मैप, तो ये नॉर्मल होते हैं। इसके अलावा आगे मैं आपको एक और सोर्स बताऊंगा जहां से मैप काफी अच्छा कवर होता है। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं हम कि कॉन्गो बेसिन के बारे में पूछा गया है। अब ये आपको लगेगा कि नॉर्मल रैंडम अफ्रीकन रिवर के बारे में पूछा, पर आप देखो 2-3 साल से अफ्रीकन रिवर्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो इसलिए इसी ग्रुप में हमने स्पेशल अफ्रीकन रिवर्स का मैप सेव कर लिया था। तो आप देख रहे हो ये अफ्रीकन रिवर्स का मैप हमने व्हाट्सएप में सेव कर रखा था। वहां से हमें इसको, ये देखो आप, कॉन्गो रिवर बेसिन है, यहाँ जो कंट्रीज है
उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें हेल्प मिली। और इसके लिए आपको नॉर्मली कोई पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह लेने की भी जरूरत नहीं है, बस आपको नॉर्मल जो करंट में है उससे रिलेटेड आप व्हाट्सएप पे लिंक सेव कर लो और डेली थोड़ा सा पढ़ते रहो, उससे आराम से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये भी मैपिंग से भी रिलेटेड है ज्योग्राफी के। तो इसमें अमरकंटक हिल्स के बारे में पूछा गया है, विंध्या सह्याद्री, बिल्लीरंगान और शेषाचलम के बारे में। तो आप इसमें देखोगे कि ये नॉर्मली PMFIS का सारी हिल्स का मैप है। इसमें व्हाट्सएप ग्रुप से मैंने देखा था तो वहीं सेव कर लिया था। यहाँ देखो शेषाचलम हिल्स, आपका विंध्या सतपुड़ा यहाँ है। और बिलीरंगन और उसके बारे में बहुत सा मेंशन था ही नहीं, ये सतपुड़ा की ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में है। अब बिलीरंगन सतपुड़ा के ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में कहीं इसका मेंशन था ही नहीं, तो ये हमने इसलिए क्वेश्चन गलत कर दिया। शेषाचलम इन सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ, शेषाचलम देखोगे तो आप यहाँ है, ये सदर्न मोस्ट पार्ट वेस्टर्न घाट्स का यहाँ है। तो ये इससे आपको हो जाएगा। और मुझे तो इसका मोस्टली आंसर नन लगा था क्योंकि ये नहीं है। तो हो सकता है अमरकंटक हिल्स में भी हो सकता है, पर आप देखोगे मैप से देखोगे तो वहां आपको अमरकंटक हिल्स का मेंशन नहीं मिलेगा कि विंध्या और सतपुड़ा पे है, तो नन हो जाएगा। सिंपल मैप से इसके लिए आपको ऐसा कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड या नॉर्मल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की थीम्स को आप एक जगह सेव करते रहो और साथ में प्री के टाइम देखते रहो। ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा मेन से रिलेटेड था, पर ये ज्यादा स्पेसिफिक पूछ लिया तो इसलिए ज्यादा इसमें कुछ कर नहीं सकते, बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन था, मैंने तो छोड़ दिया था इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इकोनॉमी। अब की बार इकोनॉमी थोड़ी अजीब सी आई थी। ये क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा डायरेक्ट सा नहीं था, अब देखते हैं जो डायरेक्ट, ये 42nd क्वेश्चन था, ये डायरेक्ट था। जो सिंपल आपकी इकोनॉमिक कंसेप्ट है उसमें पूछा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, पोस्ट पेंडेमिक टाइम में सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट को हाइक कर दिया था। अभी आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ोगे तो सबको पता चलेगा सारे US का बैंक, फेड, RBI भी इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर रहे थे, तो ये जनरल स्टेटमेंट ठीक होगी। फिर सेंट्रल बैंक ने अज्यूम किया कि वो इससे मॉनेटरी पॉलिसी से वो कंज्यूमर प्राइसेस को टैकल कर सकते हैं, कि अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन को वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट है, ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है, सिंपल कंसेप्ट, रेपो रेट जहां आपने पढ़ा होगा वहां से ये आराम से हो जाएगा। तीसरा, ये डायरेक्ट नहीं है, इसमें आप देख सकते हो, ये है 44th, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। स्टीरिलाइजेशन, जैसे मैंने इकोनॉमी के लिए श्री राम IAS की करी थी, श्री राम IAS की 200 पेजेस की इकोनॉमिक्स की बुकलेट आती है, वैसे उसमें 300 पेजेस होते हैं पर इंपॉर्टेंट 200 पेजेस ही होते हैं। उसमें स्टीरिलाइजेशन डायरेक्ट मेंशन था और मैंने इकोनॉमिक्स के नोट्स भी बनाए थे, उसमें ये साफ मेंशन था कि भाई स्टीरिलाइजेशन का मतलब होता है कि अगर इकोनॉमी में कई बार एक्स्ट्रा मनी आ जाए तो उसको कैसे एब्जॉर्व करेंगे। तो कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन में इसका डायरेक्ट लिंक था, और आप ये देखोगे ओपन मार्केट ऑपरेशन, उसके नीचे स्टीरिलाइजेशन, ये डायरेक्ट था, डायरेक्ट आ सकता है। 45th क्वेश्चन भी डायरेक्ट था, इसमें कैपिटल मार्केट के बारे में पूछा गया था। कैपिटल मार्केट वो वाली मार्केट होती है जहां 1 ईयर से ज्यादा का टाइम होता है, तो इसके लिए 2-3 सोर्स में इसका डायरेक्ट मेंशन था। एक तो ये GS ब्रह्मास्त्र में इसका देखो था, कैपिटल मार्केट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, टाइम 1 ईयर। और ये मेरे श्री राम IAS के नोट्स थे, उसमें मनी मार्केट में मेंशन किया है कि ट्रेजरी बिल्स अप टू 1 ईयर, ये मनी मार्केट है। इसमें आप देखोगे इसमें मेंशन है ट्रेजरी बिल्स जिनकी वो होती है 1 ईयर से कम होती है। तो ये सारे ऑप्शन आपको वहां से मिल जाए, जैसे कॉल मनी का भी ऑप्शन यही है कि ये दोनों मनी मार्केट में है, तो आपका यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, ये आप देखो इसमें थोड़ी सी जनरल सेंस लगानी थी हमें कि इसका मतलब क्या हो सकता है। मैंने कभी भी ये टर्मिनोलॉजी नहीं सुनी थी, मैंने ऑप्शन कटिंग वाली ट्रिक लगाई इसमें। मैं पहले सोच के गया था जहां क्वेश्चंस में मेरे को ये होगा कि मैंने सुना नहीं, तो मैं मोस्ट इररिलेवेंट ऑप्शन काटने की कोशिश करूंगा, जो मोस्ट इररिलेवेंट ऑप्शन है। तो मैंने इसमें सारे ऑप्शंस को पढ़ा, तो मेरे को देखा कि पहला ऑप्शन रीसेटलमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ड्यू टू वॉर, स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड ऑफ वॉर, ये रिफ्यूजी वाला टाइप आ गया, तो रिफ्यूजी का फार्मर से मेरे को ज्यादा लिंक लगानी। मैनी मार्जिनल फार्मर्स इन एन एरिया, ये थोड़ा कोऑपरेटिव फार्मिंग उसमें आ सकता है। स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, ये थोड़ा मेरे को ज्यादा है। उसके बाद में मैंने तीसरा पढ़ा, मैं कॉन्ट्रैक्ट कॉर्पोरेट बॉडी, ये भी थोड़ा मेरे को लगा कॉर्पोरेट बॉडी के साथ डायरेक्ट लिंक नहीं बैठता। और ऐसे ही फोर्थ ऑप्शन भी थोड़ा इरेलीवेंट था, तो मेरे को ये B ऑप्शन रिलेवेंट लगा और मैंने कर दिया। तो सारे क्वेश्चन जरूरी नहीं आपको पता हो, बस आपको पेशेंट रह के सारे ऑप्शंस को पढ़ना है और जो मोस्ट रिलेवेंट ऑप्शन लग रहा है उस पर टिक कर लेना है। 90% ये क्वेश्चन ठीक ही होते हैं और हर साल ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं।
देखो 47 एमएसपी से रिलेटेड आता है क्वेश्चन। अब इसमें था देखो सम है, ये क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली स्टेटमेंट तो ठीक होगी, तो नन तो कट गया। अब ये है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस में नाइजर के लिए है या नहीं है। अब ये देखो विजन की करंट अफेयर्स की मैगजीन है उसमें ऑलरेडी, और एमएसपी बहुत टॉपिक है, आराम से वहां मेंशन होता है, और हर 2 साल में एमएसपी से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाता है। पर क्वेश्चन था ये किसी भी बुक में डायरेक्ट नहीं है और ये काफी मुश्किल है। पर 2 स्टेटमेंट तो आपकी वैसी ठीक हो जाती हैं, ये भी ठीक होगी ये भी ठीक होगी। अब डाउट होता है इनमें ओनली 2 और ऑल 3, लेकिन 2 स्टेटमेंट आपके डायरेक्ट सोर्सेज से ठीक हो जाती है। 48 इसमें बात की इंटेंजिबल। इंटेंजिबल होता है जो हमें टच नहीं किया जा सकता। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने पहली बार ही देखे थे, इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट। बस मैंने देखा जो चीज है जिसे टच नहीं किया जा सकता, तो इन्वेंट्री को टच किया जा सकता है, तो ये तो इसके अंदर पार्ट है नहीं, तो ऑल 4 तो ऑटोमेटिकली कट गया। देखो मैंने यहाँ कट भी कर रखा है। उसके बाद मेलिंग लिस्ट। मेलिंग लिस्ट जो उसको टच नहीं किया जा सकता, कंप्यूटर में होती है। ब्रांड रिकॉग्निशन, ब्रांड की वैल्यू, वो भी एक लोगों के फीलिंग होती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो होती है इंटेंजिबल है, जैसे कॉपीराइट। ये तो ये जनरल क्वेश्चन था, बस आपको इस वर्ड का मतलब और हिंदी ट्रांसलेशन तो होती है, तो आराम से देख सकते हो। 49th क्वेश्चन 15th फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है। आप जब मेंस की तैयारी करते हो तो वहाँ फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड हर पॉइंट कवर करना पड़ता है, और प्री में भी काफी बार मॉक टेस्ट में और पीवाईक्यू में भी फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड आया है। तो मैं आपको मेरे मेंस के नोट्स दिखाऊं, ये मेरे मेंस के नोट्स हैं GS2 के पेज नंबर 77 पे। मैंने ऐसे मार्क किया हुआ था, ये फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है पॉलिटी में, कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या कर सकते हैं, उसी में मैंने ऊपर लिखा हुआ था कि फॉरेस्ट है, इकोलॉजी है, पॉपुलेशन है, उसका रेशियो 15% है, इनकम 45% है। तो वहां से मेरे को वाज स्टेबल गवर्नमेंट, ये हो ही नहीं सकता वहां से। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी वहां था, ये था, तो ये भी नहीं था वहाँ। टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स में आप देखोगे कि टैक्स एंड एफर्ट्स, तो यहाँ मेरे को ये लगा, या वहां से हो सकता है। 50th क्वेश्चन भी डायरेक्ट कहीं से नहीं था। 51 क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा अंदाजा लगा के किया कि होम गार्ड्स आर रेज्ड अंडर होम गार्ड्स सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये मैंने इसलिए लगाया कि जैसे आप देखोगे ना, पुलिस पुलिस स्टेट लिस्ट होती है। आप देखो पुलिस स्टेट लिस्ट, अब देखो एक ही पेज से 2-3 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं हमारे, सिर्फ एक ही पेज से इस बुक से। तो पुलिस स्टेट लिस्ट में होते हैं, तो होम गार्ड स्टेट लिस्ट का वो होता है कि भाई स्टेट में होते हैं होम गार्ड, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसलिए मैंने यहाँ कट कर दिया था। तो करेक्ट ऑल 3 तो हो नहीं सकती। अब बताइए टू रोल ऑफ द होम गार्ड इज समझा। अब ये दोनों जनरल स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट है कि भाई हाँ होम गार्ड से उनको कोस्टल एरियाज में भी लगा सकते हैं, उनको इंटरनल सिक्योरिटी में भी लगा सकते हैं, तो फिर मैंने ओनली 2 कर दिया। ये क्वेश्चन डायरेक्ट था। अब नॉर्मल पुलिस में तो थोड़ा सा बस आपको जो पढ़ा इम्प्लीमेंट करना था, ये दोनों जनरल स्टेटमेंट। अब देखो कई क्वेश्चन में जनरल स्टेटमेंट को समझना होता है कि हाँ बहुत ज्यादा वो नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता, इंप्रूवमेंट नहीं हो सकती। 52 ये कहीं भी डायरेक्ट नहीं था, मैंने छोड़ दिया था। ये देखो थर्ड, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट था। नगर्नो, जैसे खेरसान और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से उसमें है, न्यूज में था, तो यहाँ से हो नहीं सकता। फिर आ जाता नगर्नो, ये भी न्यूज में था, नगर्नो काराबाग का, ये भी अर्मेनिया, ये इसका आंसर है, अर्मेनिया एंड अजरबैजान। नॉर्थ कीवू एंड इतुरु, अब ये मैंने यहाँ से किया था, जैसे मैंने बताया, जो मैं कह रहा था, एक और 2 मैप के सोर्स से, एक तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप, एक अक्षिता गुप्ता रैंक 69 है, उन मैम ने टेलीग्राम पे अपने मैपिंग के नोट्स अपलोड कर रखे हैं। तो ये 60 पेज के नोट्स हैं, 60 पेज के नोट्स हैं। मैम का टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। उसमें 60 पेजेस के मैपिंग के नोट्स हैं, वो वहां से मैंने देखा था, वहीं देखा था मैंने अर्मेनिया नगर्नो काराबाग वाला एरिया, और वहीं लेक में था लेक कीवू, यहाँ देखो लेक कीवू। तो मेरे को ये था कि यहाँ ये है नहीं अर्मेनिया, और इसका ये आंसर है, तो ऑटोमेटिकली ये गलत हो गया, ये भी न्यूज में था, तो नन। इसलिए मैपिंग बहुत आसान आती है, आपको कर लेनी चाहिए। मैंने आपको सोर्सेज भी बता दिए, एक आपकी क्यूरोसिटी, जिससे आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे स्टोर कर सकते हैं उससे रिलेटेड मैप्स, और दूसरा अक्षिता गुप्ता मैम के 60 पेजेस के नोट्स हैं मैपिंग के, वो देख सकते हो। इतना मोर देन इनफ है, अराउंड 95% क्वेश्चन वहीं से सॉल्व हो रहे हैं, इन 2 सोर्सेज से। अब देखते हैं ये सम अरब स्टेट, देखो सम अरब स्टेट्स, अब ये तो ठीक है ही है। एक क्वेश्चन तो आपका वैसे सम से अराउंड आपके 4 to 5 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं, कि कुछ से तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस की हैं, जैसे यूएई ITU2 भी बना था, ITU2, तो उसमें भी यूएई था, तो कुछ अरब रिलेशंस तो बने हैं। अब सेकंड था, ये कहीं से भी डायरेक्ट नहीं था, पर फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी डायरेक्ट थी। फिर आ जाता है 55। अब मैं आपको दिखाऊंगा, अब ये क्वेश्चंस मैंने कभी भी नहीं पढ़े थे, बस सिंपल एक नॉर्मल जो नॉलेज होती है न्यूज़पेपर पढ़ने से, वो थी।
तो पहले देखा मैंने खेल रत्न स्पोर्ट्स अवार्ड से रिलेटेड, देखो द्रोणाचार्य अवार्ड है, द्रोणाचार्य हमेशा एक सक्सेसफुल गुरु के बारे में जाते हैं, तो कोचेज के बारे में तो होगा ही होगा। तो ये मैंने इस पे मार्क कर लिया था कि इसके बारे में तो मैं था श्योर कि इसका मैंने मीनिंग देखा तो मेंशन हो गया था। अब बात आ जाती है अर्जुना अवार्ड और इसकी। अब मैंने आपको एक वो दिखाऊंगा कि कैसे मैंने जब पहले किया था, मेरे ट्रिक्स वाला पेज आपको दिखाऊंगा, वहाँ मैंने पहले से ही कुछ ट्रिक्स बना के रखी थी कि कैसे ट्रिक्स लगाऊंगा। तो पहले मैंने कुछ कीवर्ड्स रखे थे कि कैन, हेल्प, ये मोस्टली ठीक होते हैं, फिर ऐसे मोस्टली गलत होते हैं, ऑल, एवरी। ये बस मैंने रखा था कि 60-70%, 60 मैं नहीं कहता ये 100% ठीक होते हैं, पर 60-70% ये ठीक होते हैं। और कुछ तो बिल्कुल इस साल 100% हो गए, जैसे सम वगैरह। देखो सिंपल स्टेटमेंट, जो सिंपल स्टेटमेंट है वो ठीक हो जाती हैं। लुक फॉर एटिमोलॉजी ऑफ वर्ड, कि वर्ड का जो कैसे बनते हैं। अब देखो द्रोणाचार्य वाला क्वेश्चन है, उसमें बस हमें ये पता होना चाहिए द्रोणाचार्य किसको रेफर, एक सक्सेसफुल गुरु, तो वो अवार्ड है वो उसी के लिए होगा। फिर सिटी, स्टेट, मिनिस्ट्री, इसके नॉर्मल कभी होते हैं, गलत हो जाती है ये अगर स्पेसिफिक मेंशन हो। अब ये देखो एक दो क्वेश्चन मैंने स्पेशली करके है, इंटरचेंज से रिलेटेड आएगा, इंटरचेंज से रिलेटेड आएगा। और मैं आपको दिखाता हूँ ये इंटरचेंज कैसे काम करता है। ये इंटरचेंज आप देखो यहाँ, अब ये एग्जैक्ट मेरा आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ, वहां मैंने इंटरचेंज कैसे लगाया था कि द्रोणाचार्य मेरे को पता था ये ठीक है। अब देखो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन विभाग, ठीक है, यहाँ तक कोई गलती नहीं लग रही, सिंपल स्टेटमेंट है। प्रोत्साहन का मतलब होता है एनकरेज करना, तो ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन रिटायरमेंट के बाद भी उनका कंट्रीब्यूशन, तो यहाँ ठीक है। अब मैंने इन दो ऑप्शंस को दोबारा से देखा कि ये कैसे हैं, तो ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट और अर्जुना अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऑफ पर्सन फॉर लास्ट 4 ईयर्स। अब इसमें मेरे को यह था कि यहाँ इन्होंने इंटरचेंज लगाया हुआ है, इसका आंसर तो ये है और इसका आंसर ये है। अब यहाँ देखो मैंने एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर में ये लाइन ब्लैक पेन से ड्रॉ भी की हुई है, क्योंकि अर्जुना अवार्ड करंट प्लेयर्स, जैसे कई क्रिकेट प्लेयर्स हैं शिखर धवन, और उनको अर्जुना अवार्ड मिला हुआ, वो करंटली खेल रहे हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट बहुत बड़ा अवार्ड होता है, बहुत ही कम लोगों को मिलता है। तो मैंने ये इंटरचेंज यहाँ लगाया था और इससे मेरा ठीक हो गया, ये ठीक हो गया, ये हो गया। अब आप देखोगे ना, हर साल इंटरचेंज, हर साल इंटरचेंज लगता ही लगता है। और पिछले साल भी कई जगह इसने हर साल एक दो क्वेश्चन में काम कर ही जाता है। तो मैंने तभी ये ट्रिक बनाई थी, मैंने आपको पेज भी दिखाया जहां मैंने स्पेशली मेंशन किया था। तो मेरे को ये काफी ट्रिक सूट करती थी, तो इससे तो मेरा ये आराम से ठीक हो गया था। और ये मैंने एग्जैक्ट एग्जाम टाइम पे लगाया था, बाद में आपको ऐसे जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको दिखाया। मेरा एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर में मैंने मार्किंग भी ऐसे की हुई है। उसके बाद आपका आता है चेस ओलंपियाड, करंट अफेयर्स थी, पर मैंने बिल्कुल कहीं नहीं पढ़ा था, ना करंट अफेयर्स मैगजीन में था। ये मैंने न्यूज़पेपर में एक बार देखा था, तो इस पे मैं श्योर था। आप देखो टिक लगा दिया, इसमें देखा क्योंकि इतना जोर शोर से हुआ था, डेली न्यूज़पेपर में आता था, इंग्लिश न्यूज़पेपर में तो डेली आता था इसके बारे में कि कौन जीता हुआ है, तो पढ़ना ऑब्वियसली पढ़ना जाता था। अब थम्बी, ये मुझे नहीं पता था, ये बस मैं ऐसे ही अंदाजा लगा रहा था शायद थम्बी हो सकता है। लेकिन अब मैंने थर्ड और फोर्थ में फिर देखा, यहाँ वर्ल्ड कप, यहाँ स्पेसिफिक मेंशन है, यहाँ भी मैंने यहाँ फिर इंटरचेंज लगा दिया कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। कि ओपन सेक्शन में ट्रॉफी विनिंग का होगा हैमिल्टन रसेल कप, और इसका ये होगा। तो मैंने ओनली 2 कर दिया, ओनली 1 मैं करता नहीं था, मैंने पहले ही आपको बताया। अगर मेरे को डाउट हो तो मैं ओनली 2 ही करता था मोस्टली केसेस में। तो ये मैंने पता था, यहाँ मैंने इंटरचेंज लगा दिया, और ये मैंने ठीक है, क्योंकि तमिलनाडु में हुआ था, वहाँ ऐसे नाम रेलेवेंट हैं। तो एटिमोलॉजी ऑफ वर्ड वाली ट्रिक यहाँ भी लगी, यहाँ भी लगी, और वो ट्रिक मैंने आपको दिखा दी पहले ही। आप अगर पीवाई की बनाओगे तो आप भी बना सकते हैं, ऐसे कोई स्पेशल ट्रिक्स नहीं है, ना मैं कहता कि ऐसा कोई स्पेशल टैलेंट से मैंने बनाई है। बस पीवाई को देखे, उससे जो मेरे को ठीक लगा, जो मेरे को सूट करता है, वो मैंने कर लिया था, और मेरे को आपको मैंने सामने ही दिखा दिया। एग्जैक्ट टाइम में भी मैंने ऐसे ही ट्रिक्स लगाई थी। फिर आता है 57th, ये करंट में था, डोनबास आपका, डोनबास यूक्रेन वॉर के उसमें करंट में था। ये टिग्रे, टिग्रे भी आपका करंट में था। इथोपिया, इसका आंसर देखो मैंने यहाँ किया है इथोपिया, क्योंकि वहाँ सिविल वॉर चल रहा है, सिविल वॉर चल रहा था, तो काफी करंट में रहता ही था। और टिग्रे अगर ये है तो ऑटोमेटिकली ये गलत हो गया, और ये तो मेरे को लगा कि यहाँ भी कुछ गड़बड़ है, तो मैंने नन कर दिया था, क्योंकि डोनबास भी गलत है, टिग्रे भी गलत है। और टिग्रे का आंसर यूथोपिया, तो मेरे को नहीं लगा कि काचीन है, और शायद ही म्यांमार वगैरह से रिलेटेड है, कि वहाँ रोहिंग्या काचीन स्टेट में है, तो ये नन कर दिया था। अब मैं नन मैंने इसलिए किया, मैं बिल्कुल श्योर था कि ये इसका आंसर है। तो वरना अगर शायद अगर ओनली 2 नन ऐसे में होता, तो मैं नन 3-4 क्वेश्चन में यूज करता हूँ, तो मेरे ऐसे ही नन जिसमें मैं श्योर था, तो वहां मैंने यूज किया था। नेक्स्ट टाइम, अब ये देखो, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, पिछले साल भी ऐसे ही पूछा था 2021 में भी कि मिलिट्री कूप से रिलेटेड, तो यहाँ सक्सेसफुल कूप हुए हैं, मैंने देखा वहाँ सक्सेस, पिछले साल भी एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आपका पूछा था उन्होंने। ये देखो आपका पिछले साल, सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय मिलिट्री, यही अफ्रीकन कंट्रीज हैं, यहीं से क्वेश्चन आपका। और देखो यहाँ जो इंटरचेंज है यहाँ भी लग रहा है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है इंटरचेंज, इसलिए मैंने देखा पिछले साल भी ये लग रहा है और यहाँ भी, तो इसलिए मैंने वो ट्रिक बनाई थी। अब आपका आता है ग्रीन हाइड्रोजन, ये भी थोड़ी जनरल स्टेटमेंट की इस पे मैंने किया था बस, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन किस में एक्सपेक्टेड टू प्ले सिग्निफिकेंट, दोनों पॉसिबल वर्ड है। ग्रीन हाइड्रोजन का तो किसी में भी यूज कर सकते हैं हम, इसके अलावा भी कोई इंडस्ट्री आती तो भी ठीक होता, तो ऑल थ्री सिंपल स्टेटमेंट, ज़्यादा नहीं सोचना। G20 न्यूज़ में था, तो ओरिजिनली फाइनेंस मिनिस्टर, ये हर करंट अफेयर्स मैगजीन में था, मेरे को दिखाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हर में ही था, और वन ऑफ द वैसे ही ठीक होता है, पॉसिबिलिटी है। अब आ जाता है 61st क्वेश्चन, इसमें मैंने ऑप्शन कटिंग वाली ट्रिक लगाई थी कि मैं, अब मेरे को पता नहीं था ना, मैंने पहली बार सुना था, पर मैं चेक कर रहा था कि भाई कैसे कौन सा ऑप्शन बेस्ट रिलेवेंट हो सकता है, तो मैंने देखा आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन, देखते हैं ठीक होगा या नहीं, तब मैं ऐसे सोच रहा था। दूसरा इंग्लिश प्रेस, अब इंग्लिश प्रेस में मैंने इनका एक का भी नाम नहीं सुना था, मैंने इंग्लिश प्रेस से रिलेटेड जो आर्टिकल न्यूज़पेपर ने जीएस ब्रह्मास्त्रा से कवर किया था, तो उसमें ये नाम नहीं था। अब जेम्स हिक्की का था, नाइट एंड बेनेट का था, और इंडियन ऑथर्स का नाम था, उसमें इनका तो नाम नहीं था, वोल्टर एलियट, तो ये तो मैंने काट दिया है, देखो आप, मैंने काट दिया। फिर चर्चेज, ये इतना इंपॉर्टेंट इशू नहीं है कि इसके लिए यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा कि चर्चेज है, ये कनेक्ट नहीं करता। रेलवेज में भी इनका कोई मेंशन नहीं है, सिर्फ डेलहौजी और का मेंशन है कि उन्होंने रेलवेज को शुरू किया था आज से, तो मेरे को ये लगा कि ये ए ज़्यादा सुटेबल है। ऑप्शन कटिंग वाली है कि कौन सा ऑप्शन रेलेवेंट है, उस हिसाब से मैंने करा था कि ये तो हो नहीं सकता, इस पर तो मैं बिल्कुल श्योर था, ये इरेलीवेंट टॉपिक है। इससे 2-3 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते हैं, ना भी सॉल्व हो तो भी हमारा जो कट ऑफ है इस साल आप लगा लो 80 के अराउंड जाएगी, पिछली बार 87 गई थी, तो अराउंड फिर भी बेसिक बुक से हम सेफ नंबर तक पहुंच सकते हैं। ये सिर्फ है कि अगर 100 प्लस, अब जैसे मेरे आंसर की में 110 प्लस बन रहे हैं तो ठीक है, 2-3 ये ठीक हो गए तो हो जाते, गलत भी हो जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ बेसिक बुक्स थी, तो वहां से मैंने जो श्योरिटी पाई थी। ये तो बस ऐसे ही थे, चलो ठीक हो गए तो गलत हो गए, ज्यादा नेगेटिव होंगे भी नहीं, और PYQ से देखा था तो मोस्टली चांसेस ठीक होने के ही थे। अब 62nd क्वेश्चन, ये भी आपका डायरेक्ट बेसिक बुक से है। अब मैं आपको दिखाता हूँ नितिन सिंघानिया, और इसमें इसका, जैसे नितिन सिंघानिया में इसका देखो, भजा एंड करला के मेजर बुद्धिस्ट पिलग्रिमेजेस, फर्स्ट ही चैप्टर में है भजा एंड करला केव्स में, आप देखोगे ये भजा केव्स, तो आपका ये ऑप्शन ठीक हो गया। सीता नवसल केव्स आप देखोगे यहाँ मेंशन है, ये मैंने जीएस ब्रह्मास्त्र में वो सारी केव्स का उन्होंने एक जगह बनाया हुआ है, तो सीता नवसल केव्स हैं वहाँ देखो, रिवार कोली जैनिज्म, तो यहाँ हो गया आपका जैनिज्म जैविन। अब ये आ जाती है कि बेसनगर शेवाइट केव श्राइन। अब ये बेसनगर में था कि शेवाइट की जगह मेरे को लगा कि यहाँ वैष्णवाइट है, वैष्णवाइट है, क्योंकि शायद मेरे को, मैंने कहीं मॉक टेस्ट या वगैरह में था, तो मेरे को लगा था कि यहाँ दो तो पे तो मैं श्योर था, तो नन नहीं है, ये नहीं है, ऑल 3 और ओनली 2 है। अब मेरे को था कि यहाँ जरूर वैष्णवाइट है, एग्जामिनर ने उसको शेवाइट किया है, तो मैं 70% श्योर था कि ओनली 2 होगा, मैंने कर दिया, क्योंकि जरूरी नहीं है, देखो हर केव्स के बारे में नॉलेज होना जरूरी नहीं है। 2 डायरेक्ट बुक से थे, इसके बारे में कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, पर मैंने कहीं पढ़ा नहीं था, शेवाइट है, और मेरे को लगा कि एग्जामिनर इजीली इस वर्ड को इंटरचेंज कर सकता है वैष्णवाइट के साथ, तो मैंने इसको टिक कर दिया था। ये देखो डायरेक्ट बुक में से कहीं भी नहीं है, स्पेक्ट्रम वगैरह में डायरेक्ट नहीं है। यहाँ वन ऑफ द, यहाँ स्टेटमेंट देखो वन ऑफ द वाली गलत हो जाती है, इसमें नंबर भी है यहाँ, तो सारी ट्रिक है। मेरे को इस सेकंड स्टेटमेंट के बारे में था, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट मैंने पढ़ी थी जीएस ब्रह्मास्त्र में, यहाँ मेंशन है ब्रेड टू लेंथ रेशियो, ये सेकंड पेज ही है, सेकंड पेज पे मेंशन है, तो इस बुक से अराउंड मेरे को 4 to 5 क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प हो गई थी। ब्रेड टू लेंथ रेशियो में तो मैं ठीक था, कि वरना नंबर देख के गलत भी हो सकता है, पर दोनों में नंबर है तो एक स्टेटमेंट तो वैसे भी ठीक होनी थी, पर ये है यहाँ, ये डायरेक्ट बुक से नहीं था, ये डायरेक्ट बुक से था, तो मैं आपको बता रहा हूँ सोर्स क्या है, ठीक गलत होना है तो बाद की बात है, पहले हम सोर्स देखते हैं। तो ये तो डायरेक्ट सोर्स में से था, ये डायरेक्ट सोर्स में से नहीं था। 65 क्वेश्चन,
ये भी डायरेक्ट सोर्सेज में था, कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड, लक्ष्मीकांत में भी है, और जीएस ब्रह्मास्त्र में आप देखोगे कि 26 नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे, बर्थ ऑफ बी आर अम्बेडकर। तो ये था, और इसमें ये गलत है, आप लक्ष्मीकांत में ड्राफ्टिंग कमेटी इतनी लेट नहीं बनी थी, तो ऑटोमेटिकली आपका ये आ गया। सिंपल क्वेश्चन डायरेक्ट बुक से। वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर, हो सकता है वन ऑफ द लीडिंग है, हो सकता है कि स्विट्जरलैंड है, इसमें हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व, सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व नंबर स्टेटमेंट है, इतना स्पेसिफिक पे तो गलती होगा। अगर मेरे को पता होता सेकंड लार्जेस्ट है तो मैं ऑब्वियसली ठीक ही करता, पर पता नहीं था कि भाई सेकंड लार्जेस्ट है नहीं, तो नंबर वाली ट्रिक है कि नंबर मोस्टली गलती होते हैं। अब नॉर्मली ये सोचते हैं कि नंबर वाली ट्रिक काम नहीं करती, अभी मैंने आपको दिखाया है कि नंबर वाली ट्रिक अभी भी 70-80% क्वेश्चंस में काम करती है। बस बात है कि हमारा नॉलेज बेस कैसा है। अगर हम बिल्कुल पढ़ के नहीं गए तो इसमें भी नंबर है, इसमें भी नंबर है, लेकिन थोड़ी बेस नॉलेज के बाद नंबर वाली ट्रिक काम करती है। दूसरा, इन दोनों में नंबर है, इन दोनों में नंबर है, तो एक तो स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली गलत होगी। इसमें इसमें एक ही में नंबर है, इसमें कोई नंबर नहीं है, वन ऑफ द लीडिंग है, तो ये जनरल स्टेटमेंट की कैटेगरी में आती है। ये सेकंड है, तो यहाँ आप गलत कर सकते हो। ये भी डायरेक्ट किसी करंट अफेयर्स मैगजीन वगैरह में नहीं था, फिर नंबर आ गया। ये मेंस में आप देखोगे तो 1.7, तो मेरे को 80% में श्योर था कि 1.7% इसका आंसर है, क्योंकि मेंस के नोट्स में मेरे था, लेकिन फिर भी मैं इतना ज़्यादा नहीं था कि नंबर है, तो नंबर देखने के बाद मेरे वैसे ही हो गया। अभी मैंने आपको दिखा भी दिया कि नंबर वाली ट्रिक कितनी काम करती है। नंबर देखने के बाद वैसे मैनी लोकल कंपनी पीएलआई में तो सबने बेनिफिट लिया ही है। देखो सम, 5-6 क्वेश्चन तो सिर्फ इस वर्ड से ठीक हो जाते हैं, सम मैनी, यहाँ काफ़ी कंपनियों ने लिया है, जनरल स्टेटमेंट है। सेकंड करेक्ट होगी और ये 1 इनकरेक्ट होगी, नंबर है, तो ये होगा। ये भी डायरेक्ट नहीं था किसी से, डायरेक्ट ये भी नहीं था कहीं से। ये सिंपल क्वेश्चन यूक्रेन था, तो इसके लिए क्या बता सकते हैं, यूक्रेन था। अब ये देखो, ये ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन है, वहाँ से आप देखो टोटल अमाउंट 10 टाइम्स, इतना नंबर कोई पता नहीं काट दी मैंने स्टेटमेंट, कॉन्स्टिट्यूट रफली 2/3 काट दी, नंबर है। अब देखो इंफ्रारेड एज अ पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, अब इसमें मुझसे भी होता है। अब ये मैंने साइंस एंड टेक में मॉक टेस्ट में पढ़ा था कि ये विजिबल नहीं होते, मैंने यहाँ लिखा कि विजिबल में कुछ गड़बड़ है, तो इसलिए मैंने ये स्टेटमेंट काट दी। फिर मेरे पास बची है, अब ये इस स्टेटमेंट के बारे में मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं था, पर मैं ये श्योर था कि ये 3 स्टेटमेंट तो पक्की गलत है। ये नंबर के कारण गलत है, ये भी नंबर के कारण गलत है। ये मेरे को पता था कि विजिबल नहीं होती इंफ्रारेड रेज। आप देखोगे ना तो कई जगह इंफ्रारेड रेज हमें विजिबल होती ही नहीं है, देख सकते ही नहीं है। और ये मॉक टेस्ट से मैंने पता किया था। मॉक टेस्ट में एक डायग्राम भी आता है जिसमें पूरा लाइट रेज का स्पेक्ट्रम सा होता है, तो उसमें इंफ्रारेड रेज मेंशन था, तो इसमें मैं श्योर था। ये दोनों मैंने नंबर के उसमें कट करी है, तो बची है, फिर मैंने ये ठीक कर दी। ये देखो, ये वाईक्यू आपका 73rd क्वेश्चन कि सॉइल न्यूट्रियल में रिच नहीं होती है, ये आपका देखो 2000 सेम डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स, और आपका आंसर देखो रिलेटिव। और ये मैंने आपको ब्लू हाईलाइटर में दिखाया हुआ है कि मैंने पीवाईक्यू 2-3 बार पढ़े थे, और जो इंपॉर्टेंट था वो हाईलाइट भी कर लिया ताकि मैं बार बार याद करता रहूँ। तो उसमें मैंने ये कर लिया था कि सॉइल, नॉर्मली हम समझते हैं कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट काफ़ी वैसा एरिया होता है, डेंस होता है, पर प्रॉब्लम क्या आती है, ऊपर नीचे तक धूप आ ही नहीं पाती है, इसलिए उनकी सॉइल पुअर रह जाती है। तो ये पीवाईक्यू था आपका, और ये वाले आपकी गलत होगी, तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है। अब आपका अगला देखते हैं कि स्पेसिफिक हीट वाला, ये भी मैंने आपको, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा हुआ था कि ये स्टेटमेंट मैंने पढ़ी हुई थी, ये जीएस ब्रह्मास्त्र में मेंशन है। इसकी डेफिनेशन तो मेरे को पता था कि हीट रिक्वायर्ड, स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है कितनी हीट चाहिए। दूसरा, लैंड हीट्स एंड कूल्स क्विकली, पेज नंबर 23 पे, लैंड हीट एंड कूल्स क्विकली देन सी। तो यहाँ से तो मैं श्योर था कि वाटर, जो वाटर है उसको चाहिए कि भाई स्पेसिफिक हीट वाटर को गर्म करने के लिए ज़्यादा है उसको, क्योंकि लैंड जल्दी कूल और होता है, तो कम हीट चाहिए। ये था, ये आपके एनसीईआरटी में इनडायरेक्टली मेंशन है। जैसे वो कहता है कि जेट स्ट्रीम्स विंटर में सबसे स्ट्रॉन्ग होती हैं, और टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट जहाँ सबसे ज़्यादा होगा विंटर में ही होता है, तो जहाँ टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा होगा वहाँ जेट स्ट्रीम की स्पीड ज़्यादा होगी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा इनडायरेक्ट है। फिर आपका आ जाता है, ये भी एनसीईआरटी से है, डायरेक्ट आपकी वेव्स के बारे में पूछा हुआ है। तो मैं आपको मेरे नोट्स दिखाता हूँ कि मैंने सिर्फ एनसीईआरटी से बनाया। मैं फिर कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है
कि मेरे नोट्स में ऐसा कोई खास बात है या फिर मैंने बस एनसीईआरटी के नोट्स बनाए थे, उसी में ये सारा मेंशन है। हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट पैरेलल टू दैट, फास्टेस्ट है, फर्स्ट टू अराइव एट सरफेस है। ये मेरा फर्स्ट ही पेज है नोट्स का, सेकंड पेज लिखा हुआ है। और आप देखोगे पी वेव्स हैं टू एंड फ्रो, और एस वेव्स हैं वो अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। इसमें आप देखोगे एस वेव्स परपेंडिकुलर, ये देखो साइन बनाया हुआ है, परपेंडिकुलर है। और यहाँ पी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन, क्योंकि पी वेव्स फास्टेस्ट है सबसे, तो हो सकता है डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन था। फिर आ जाता है 76 कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट के बाद। अब ये देखो नन ऑफ देम यूजेज सी वाटर, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। जान करके इतनी एक्सट्रीम स्टेटमेंट बनाई होती है, मैंने तो नन देख दिया था कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। मैंने देखा, मेरे को कुछ नहीं पता कितने प्राइवेटली ओन्ड है, कितने गवर्नमेंटली, कितने सी वाटर करते हैं, पर मेरे को ये था एक तो करता ही होगा, तो एक पॉसिबिलिटी ली, एक रिस्क लिया। अभी 77 क्वेश्चन है, ये विजन की करंट अफेयर्स की मैगजीन से है, ये आप देखोगे, पर ये पुरानी पीटी है। जैसे इसमें अभी जैसे 2023 का पेपर है, 2022 की पीटी से है, जो 2022 वाली। तब मैंने जब 2022 का अटेम्प्ट दिया था, जब से मेरे को याद था ये। यहाँ वोल्बेकिया का मेंशन है, तो एक साल पुरानी आप करंट अफेयर्स लगा सकते हो, पर पीटी में मेंशन थी ये भी सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल स्टेटमेंट के हिसाब से आप अगर इसको स्टडी करोगे तो दिखेगा कि इसमें पूछा है कि कार्बन कैप्चर में कौन सा हेल्प करता है। मैंने इसको एज ए सिंपल क्वेश्चन के उसमें अटेम्प्ट किया था कि बेसाल्ट रॉक कर दो, हो सकता है कर दे, ये कर दे, ये कर दे, तो मैंने एक सिंपल लिया था कि भाई हाँ, इसमें स्पेसिफिक तो क्या है, बस ये मेरे को पता था कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी क्या आती है। ये सिंपल स्टेटमेंट मेरे को लगी, और मैंने फिर ऑल 3 इसमें मार्क कर दिया। ये भी डायरेक्ट नहीं है, ये भी डायरेक्ट नहीं है, ये गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड है पर डायरेक्ट नहीं है, बहुत इतनी स्कीम्स भी नहीं है। अनीमिया, ये भी डायरेक्ट फेमस स्कीम से नहीं है। अब ये आ जाता है कार्बन फाइबर्स, कि भाई कार्बन फाइबर है, सिंपल स्टेटमेंट है कि हाँ ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट में यूज़ होते ही होंगे। ये सिंपल स्टेटमेंट है। मैंने कार्बन फाइबर भी शायद ज़िंदगी में पहली बार पढ़ा था, पर मेरे को बताया है कि कुछ न कुछ तो चीज़ यूज़ होती ही होगी, इसमें कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी नहीं है, सिंपल स्टेटमेंट है। वंस यूज कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, कार्बन से रिलेटेड चीज़ है। कैन नॉट वैसे ही मैंने आपको दिखाया ट्रिक वाले पेज में, कैन नॉट थोड़ा सस्पिशियस सा कीवर्ड है। रिसाइकल तो होगा, कार्बन के सारे प्रोडक्ट मोस्टली रिसाइकल हो ही जाते हैं, तो ये इतना एक्सट्रीम तो नहीं हो सकता। वन, ये एक्सेलरोमीटर, अब मैंने पहली बार देखा है एक्सेलरोमीटर। मैंने देखा ये डिटेक्शन हो सकता है गलत हो या ना हो, पर मैंने पीवाईक्यू में देखा था कि ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली जो सिंपल स्टेटमेंट होती हैं वो ठीक ही होते हैं। तो हो सकता है मैंने ऐसे ऐसे 10 क्वेश्चन किए हों, अगर मेरे 7 भी ठीक हो गए तो भी मैं सेफली बहुत ही पॉजिटिव में हूँ। मैं कहता हूँ अगर ऐसे 5 क्वेश्चन भी ठीक हो जाते हैं तो भी आपको रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि प्री की कट ऑफ अराउंड 40 टू 45% पे जाती है, और 50% तो 200 में से 100 के आसपास तो हमारे नंबर फिर भी आ ही जाते हैं। और बेसिक बुक से आराम से हमारे 70 से 80 नंबर का आ जाता है। उसके बाद थोड़ी ट्रिक, थोड़े मॉक टेस्ट, थोड़े पीवाईक्यू से आ जाते हैं। तो यहाँ से मैंने ऑल 3 लगा दिया था। एक्वाकल्चर में भी है कि भाई बायोफिल्टर प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय, ठीक है भाई, बायोफिल्टर है, कुछ तो फिल्टर करेगा, कन्वर्ट अमोनिया इनटू नाइट्रेट, ठीक है, कन्वर्ट कर भी सकता है। अब ये देखा मैंने इंक्रीज फॉस्फोरस, फॉस्फोरस से यूट्रियोफिकेशन हो सकती है। यूट्रोफिकेशन में क्या होता है, ओवर न्यूट्रिएंट हो जाते हैं। तो इंक्रीज था, मेरे को लगा इंक्रीज की जगह डिक्रीज भी हो सकता है, या फॉस्फोरस है इसकी जगह कोई और केमिकल नेम, या मेरे को था कि फॉस्फोरस से मेरे को था कि यूट्रोफिकेशन तो हो सकता है, तो डेंजरस हो सकता है। तो मैंने इस स्टेटमेंट को कट किया था। इस पे मैं था कि बहुत सिंपल है, यहाँ मेरे को थोड़ा डाउट था। तो मैंने आपको पहले कहा ऑल 3 हो नहीं सकता, फर्स्ट ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। अब ये बस यार, मैंने आपको पहले कहा था कि मैंने इन सारे केसेस में ओनली 2 लगाया मोस्टली केसेस में, ताकि मेरा जो रेशियो है वो ठीक आ जाए। तो आप आराम से ऐसे कुछ कीवर्ड्स को डिटेक्ट कर सकते हैं और उससे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प हो सकती है। अब बस आता है क्वेश्चन, इसमें भी देखो आपकी इंटरचेंज की ट्रिक है। ये मैंने जैसे पल्सर्स का मतलब मेरे को पता था, पल्सर्स में ये साफ था, क्योंकि मैंने ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आप देखोगे ये खुद के लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे मेरे और मेरे दोस्त ने, तो उसमें आप देखोगे कि पल्सर 4 बार मेंशन था, 2023 में, 2022 में भी इसका मेंशन था 4 बार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा। विजन की पीटी में भी ये मेंशन है, न्यूज़पेपर में भी मेंशन होता है, बाइजूस में भी ये मेंशन है, तो ये इम्पोर्टेंट सा था। तो ये थोड़ा याद करने मुश्किल होती थी, तो इसलिए मैंने बार बार व्हाट्सएप पे लिख लेता था इसको। तो पल्सर आपका यहाँ से हो गया। दूसरा ये था इंटरचेंज,
नेबुले मेरे को थोड़ा सा अंदाजा था कि शायद जाइंट क्लाउड होता है, मेरे को देखा कि शायद इसमें प्रोबेबिलिटी, और फिर मेरे को लगा कि इंटरचेंज इन्होंने लगाया हुआ है। तो 3 क्वेश्चन में आपकी इंटरचेंज की ट्रिक हो जाती है, लेकिन इंटरचेंज की ट्रिक तभी लगेगी जब आपको बेसिक नॉलेज हो। अब मेरे को पता था पल्सर्स ठीक है, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही कट गया। पल्सर्स ठीक है, अब ये है कि इन दोनों में से क्या, ये दोनों गलत है तो ओनली वन। अब यहाँ मैंने देखा कि मेरे को नेबुले के बारे में भी मैंने थोड़ा सुना था, क्योंकि विजन की पीटी में मेंशन होता है ये, तो पर ज़्यादा श्योर नहीं था। लेकिन जब मैंने देखा इंटरचेंज भी ऐसे लग रहा है, तो 2 ट्रिक के बाद मैंने ऐसे रिस्क ले लिया। सैटेलाइट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका विजन की पीटी से, पेज नंबर 33, QZS फ्रॉम जापान, PT 365 आपकी साइंस एंड टेक, उसमें आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। बैलिस्टिक मिसाइल और अग्नि 4, ये भी आपका, ये देखो यहाँ भी उन्होंने इंटरचेंज किया हुआ है। ये जो क्वालिटी है ये ब्रह्मोस की है, और ये अग्नि 4 की, अग्नि 5 की ये वाली क्वालिटी है। ये देखो इंटरचेंज कितनी बार यूज़ करते हैं ये, क्योंकि इंटरचेंज यूज़ करना आसान होता है। इससे एग्जामिनर का माइंड सेट ऐसे ही काम करता है, ये यहाँ लिख दूँ, ये वहाँ लिख दूँ, इससे फिर उनको वेरिफिकेशन आंसर की बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। तो अब आप ये वाला ऑप्शन भी आपका विजन में डायरेक्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये विजन की साइंस एंड टेक की है। ब्रह्मोस आप देखो, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ये भी है। बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बताया उन्होंने, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, सारे डिफरेंसेस दिए हुए हैं। ये देखो सिंपल स्टेटमेंट आपकी, गोल्ड माइनिंग सिंपल स्टेटमेंट है कि हाँ हो सकता है, माइनिंग से तो सारे टाइप के केमिकल पोल्यूशन हो सकते हैं, तो मरकरी भी हो सकता है। कोल बेस्ड थर्मल प्लांट, कोल से भी सारे ही होते हैं, इसलिए तो इनको बंद करने की बात करते हैं। इसमें था देयर इज नो नॉन, पर 2 स्टेटमेंट तो आप आराम से ठीक कर सकते हो। ये मैंने इसलिए मारा क्योंकि मरकरी यूजफुल भी होता है। मरकरी आपके थर्मोमीटर, और वैसे भी थोड़ी अमाउंट में इसको, इसकी 2 टाइप होते हैं, मिथाइल मरकरी, इथाइल मरकरी। तो ये थोड़ा सा था, मैंने इसमें रिस्क लिया, लेकिन 2 स्टेटमेंट तो आप आराम से ठीक कर सकते हो। अब मेरे को ये था कि मरकरी के पॉजिटिव यूज भी है, तो शायद ये हो सकता है, पर ये काफ़ी काफ़ी ज़्यादा रिस्क था। पर ये 2 स्टेटमेंट में मुझे कोई डाउट नहीं था, तो मेरे ये था कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, अब इनमें दिक्कत है, तो मैंने इसमें ऑल 3 लेके चला था। ग्रीन हाइड्रोजन देखो, कैन कैन कैन, हाँ पॉसिबिलिटी है, यूज़ हो ही सकता है। हम ग्रीन हाइड्रोजन पे इसलिए रिसर्च कर रहे हैं, यूज़ हो ही सकता है। MSME, ये न्यूज़ में था, आपकी सारी मैगजीन्स में कवर होता है ये, इसके लिए दिखाने की भी जरूरत नहीं, एविडेंस देने, क्योंकि हर मैगजीन में होता है। इसका क्राइटेरिया क्या है, 10, 50, 250, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटमेंट गलत हो जाती है आपकी, नंबर वैसे है तो ये गलत हो जाती है। अब ये ऑल बैंक लोन्स, ये भी विजन की मैगजीन में था, उन्होंने प्रायोरिटी सेक्टर से रिलेटेड सारे मेंशन किया है, तो MSME प्रायोरिटी सेक्टर में है, इसलिए मेरे को इसमें बहुत ज़्यादा डाउट नहीं था, 2 ओनली लगा दिया था मैंने, क्योंकि ये विजन में मेंशन है, उन्होंने प्रायोरिटी सेक्टर करके अलग अलग सेक्टर लेकर के हैं। जैसे आपका रिन्यूएबल एनर्जी प्रायोरिटी सेक्टर है, रिन्यूएबल एनर्जी प्रायोरिटी सेक्टर है, तो वहाँ से आराम से हो सकता था। थोड़ा सा मुश्किल था, कॉम्प्लेक्स था, हम भूल भी सकते थे, पर वही बात है, अगर हम रिवीजन करें तो वहाँ से हमें हेल्प मिल सकती थी। फिर आ जाता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये भी न्यूज़ में था, तो टॉपिक तो ऐसा नहीं था कि पढ़ा नहीं था। पॉसिबल देखो, पॉसिबल है, पॉसिबल तो सब कुछ है। डिजिटल करेंसी में ये है कि वाउचर वगैरह है, गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी कि हम वाउचर सिस्टम में इसमें अप्लाई करें। वाउचर यही होता है कि 1 साल की एक्सपायरी डेट होती है, तो कैन भी है पॉसिबिलिटी, और थोड़ा सा पढ़ा भी हुआ था, तो ये है बेटा, कोई कहीं से डायरेक्ट नहीं है। अब ये देखो 94th SBI, अब ये मेंस के नोट्स, जब आप SHG के नोट्स बनाओगे ना, तो आपके SHG के मेरे नोट्स थे, उसमें साफ था NABARD एंड RBI, ये मेरे SHG के नोट्स हैं, तो उसमें था कि ये तो नहीं है, तो मेरा ये तो हो ही गया कि ऑल 3 तो ठीक हो ही नहीं सकती। ऑल मेंबर्स ऑफ ग्रुप, SHG का मेन फंक्शन ही होता है सपोर्ट कर सकते हैं, यही देते हैं बैंक को लोन। इसके आप लेसन ये ले सकते हो कि मेंस के नोट्स आपके प्री से पहले रेडी होने चाहिए, इससे आपको आराम से, अभी मैंने आपको दिखाया कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके मेंस के नोट से आराम से, मैं तो कहूँगा 4 से 5 भी, 4 से 5 क्वेश्चन आपके मेंस के नोट्स से काफ़ी हेल्प हो सकती है, और जो काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन लगते हैं वो काफ़ी ईजी हो सकते हैं। अब 95th क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल स्टेटमेंट थी, फर्स्ट तो इसकी सिंपल स्टेटमेंट थी, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी। इंडिया का पब्लिक हेल्थ केयर अभी क्यूरेटिव पे फोकस करता है, प्रिवेंटिव प्रमोटिव पे कम फोकस करता है। ये तो है ही कि हम दवाइयाँ देने में ज़्यादा फोकस करते हैं, योगा वगैरह पे हमारा कम वो है, तो ये नहीं हो सकता। ये भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट नहीं था, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा कर नहीं सकते। नंबर वगैरह में भी इसमें बहुत दिक्कत हो रही थी, पर ये थोड़ा PYQ की थीम पे था, एक डायरेक्ट नहीं था, तो इसमें मुश्किल हो सकती है। अब ये आ जाते हैं 97th क्वेश्चन। नॉर्मली ये ट्रिक बताई जाती है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगर आ जाए तो मोस्टली कंडीशन में गलत होता है।
पर देखो ट्रिक बाद में लगाई जाती है, पहले नॉलेज देखी जाती है। ये लक्ष्मीकांत में डायरेक्ट मेंशन है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये देखो, ये डायरेक्ट मेंशन है आपके इमरजेंसी वाले चैप्टर में कि प्रोटेक्ट एवरी स्टेट, तो ये हो जाता है आपका, ये ऑटोमेटिकली ठीक होगा, आपका नन ऑप्शन कट गया। एग्जाम स्टेट फ्रॉम प्रोवाइडिंग हेल्प फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब आप देखोगे प्रिवेंटिव डिटेंशन 7th चैप्टर फंडामेंटल राइट्स, इसका आंसर भी यही मेंशन है, पोटा। अब ये एक्ट है, इसमें मैंने बस एक बार सोचा था किसने लिखा हुआ है, कैन नॉट। एक तो ये वर्ड था, देखो मैंने आप सर्कल भी कर लिया कि ये थोड़ा सस्पिशियस का वर्ड है। दूसरा मैंने इसके बारे में सोचा कि अगर हमने टेररिज्म है, टेररिज्म के लिए नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में पुलिस के सामने कन्फेशन एविडेंस नहीं हो सकता, पर टेररिज्म में हो सकता है, टेररिज्म में हो सकता है, इसलिए तो हमने स्पेशल एक्ट बनाया है। तो इसलिए इसका जो मेन मोटिव है वो मेरे को लगा सस्पिशियस कीवर्ड था, मैंने सोचा, तो मैं कन्विंस हो गया था ये नहीं हो सकता, तो मैंने इसलिए ओनली टू इन ये लक्ष्मीकांत डायरेक्ट स्टेटमेंट। ये देखो, ये अगर आप न्यूज़ देखो, ये न्यूज़पेपर से है कि सबसे गरीब कंट्री सोमालिया है। या आप न्यूज़पेपर में देखोगे फ्रीक्वेंट फेमाइंस, लोकस्ट आया था, तो लोकस्ट के टाइम भी सोमालिया कहा था कि यहाँ फेमाइन लाइक कंडीशंस बन चुकी हैं, तो न्यूज़पेपर से था। ये आपकी शंकर आईएएस से है, नागोया प्रोटोकॉल, वहीं इसमें आराम से डिस्क्रिप्टिव दिया हुआ है, शंकर आईएएस में आपका मेंशन है, शंकर आईएएस में वहां से है। थर्ड ये भी आपका 100th है, बिल्कुल इसमें थोड़ा सा करंट मिक्स था, पर थोड़ा सा आपको थोड़ा सा यहाँ इससे हेल्प ले सकते थे आप लक्ष्मीकांत से, एक दो ऑप्शन में हेल्प थी, बाकी ये करंट ज्यादा था, तो न्यूज़पेपर से ज्यादा था, मुश्किल की तरफ था। और आप इससे एक ये भी ले सकते हो कि जैसे मेंस में भी प्रेसिडेंट इलेक्शन के बारे में पूछा था, देखो क्रिटिकली एग्जामिन, तो 2022 का मेंस है, 2023 में इन्होंने प्री में पूछ लिया। इसी प्रकार उन्होंने पूछा था, ये क्वेश्चन आया था 2022 के प्री में, WHO की एयर क्वालिटी, और 2021 में ये देखो 2021, और ये 2022 का प्री है आपका। और इसी प्रकार ये देखो 2022 का मेंस, और ये 2023 का प्री। ऐसे एक दो क्वेश्चन तो आपके पिछले, इसलिए मेंस की प्रिपरेशन से आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। बेसिक मोटो मेरा ये था कि मैं ये नहीं कहना चाहता कि पेपर आसान था या मुश्किल था, बेसिक मेरा मेन मोटिव यही है कि पेपर अभी भी बेसिक बुक से है, बेसिक बुक से है। दूसरा PYQ काफ़ी हेल्प करते हैं, PYQ से आपने अभी मैंने विद एविडेंस दिखाया कि आराम से 3 क्वेश्चन तो आराम से 3 से 4 डायरेक्टली सॉल्व हो रहे हैं PYQ से, और उससे कैसे हम ट्रिक्स बनाने में हेल्प हो सकती है। दूसरा हमारे 5 से 10 क्वेश्चन तो आराम से जो हमारी PYQ से रिलेटेड हमने जो इंस्टिंक्ट्स हैं, ये ब्लाइंड ट्रिक्स नहीं है कि किसी और चैनल से आपको खुद बनानी पड़ेगी। मैं खुद मानता हूँ कि जैसे अभी मैंने पेज शेयर किया, अगर आप डायरेक्टली वो कॉपी करते हो तो आपको हेल्प नहीं होगी, खुद आपको PYQ स्टडी करके मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करके आपको खुद बनानी पड़ेंगी, और बिल्कुल बेसिक कि भाई हाँ कितनी पॉसिबिलिटी, और इनकी पॉसिबिलिटी होती है, ट्रिक्स कभी 100% एब्सोल्यूट नहीं हो सकती। हो सकता है कि 2 ट्रिक इस साल फेल हो जाएं, 3 अगले साल वो चल जाएं, फिर दूसरी फेल हो जाए, पर नेट जो है ना वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, आपका जो नेट रिजल्ट है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। और इस वीडियो से मैं ये भी नहीं कहता कि भाई कोई क्वेश्चन ईजी है आसान है, ऐसे कोई मैं लेबलिंग में ज़्यादा विश्वास नहीं करता। बस आपको ये रखना है कि जो आपका कोर फोकस है, जो कोर फोकस है वो इन पे रहना चाहिए, ना कि एक्स्ट्रा मटेरियल पे। सबसे पहले आपको बेसिक बुक्स PYQ इन पे फोकस करना चाहिए, और कोई भी एक करंट अफेयर्स मैगजीन, सिर्फ एक करंट अफेयर्स की मैगजीन, चाहे आप मंथली पढ़ो चाहे डायरेक्ट आखिरी में PT पढ़ लो, इतने करने से आपका बहुत सा ये हो जाता है कि हाँ मेरी तरफ से सेल्फ सेटिस्फाई हो जाओगे। प्री में बैठोगे, मेरा 2 बार का एक्सपीरियंस है प्री का, पिछली बार 107 स्कोर था, इस साल 110 के अराउंड आंसर कीज में आ रहा है, 110 से 118 की रेंज में आ रहा है, तो हम मिनिमम मान के चले तो भी 108 की रेंज में आ रहा है। बस मैंने कोई दोनों साल सोर्स चेंज नहीं किए, बस बेसिक बुक्स को फॉलो किया था, PYQ को फॉलो किया था, यही मैं दिखा रहा हूँ। और ये एक्चुअली मैं वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था, ये जो आपको देख रहे हो PDF, ये मैंने मेरे जूनियर के लिए बनाई थी। लेकिन अगर ऐसी PDF मैंने 2022 के UPSC प्री की बना रखी, कहाँ से क्या क्वेश्चन आए, अगर आप चाहते हो वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, और कैसे सी सेट में कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं। मेरा आपकी बार सी सेट बिल्कुल 80-85 के पास स्कोर था, डिसेंट स्कोर था, पर मेरा कोई मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, पर मैंने कुछ टॉपिक्स पे बार बार फोकस किया था, और वहीं से कुछ क्वेश्चन आए तो मेरे को अच्छी हेल्प मिल गई। हालांकि ये पेपर बिल्कुल डिफिकल्ट थे, और मुझे लगता है अगले साल और भी डिफिकल्ट आएंगे।
अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्प करी और ये वीडियो आपको देखनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कंटिन्यू डाल सकते हैं, तो फिर मैं वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगा। ओके, थैंक यू। और जो भी इससे रिलेटेड आपको पीडीएफ है वो मैं नीचे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, और जो बुक के आपके जो बेसिक बुक्स हैं जो मैंने मेंशन किए हैं वो टेलीग्राम बुक पे या फिर आपके यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आपको मैं शेयर कर दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर योर पेशेंस।